बिग वाली के दबाव में भारतीय बाजार और दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड करते हुए आज है हफ्ते का पहला दिन और पिछले हफ्ते की कमजोरी इस हफ्ते फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। आखिरी 1.5 घंटे में क्या कुछ होगा और मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में क्या करें, तैयारी रहेगा, इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। डेज लो पर तो हैं बाजार और थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी सुस्ती की तरफ है, बट आपको कहां पर रखनी है नजर, और अब मंथली एक्सपायरी भी है तो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या निकल कर आते हैं, इन पर करेंगे एनजी के साथ चर्चा। सर पहले तो बताएं इस समय की बड़ी बातें क्या है। गिरावट, बड़ी बातें बिल्कुल गिरावट की तरफ ही है दीप। और शुरू में ऐसा लगा कि पहले घंटे में एक बार कोशिश की थी 18,000 के ऊपर निकलने की, और आज सुबह हम बात कर भी रहे थे कि 18,000 से ही गिनना है कि तेजी है या नहीं। एक बार टच किया 18,004 के आसपास का हाई बनाया, लेकिन वहाँ टिक नहीं पाए। 150 पॉइंट नीचे है इस वक्त हम ऊपर से, और क्लोजिंग से देखेंगे तो लगभग 85 अंकों का है नुकसान। 17,850 के आसपास दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं आप। बैंक निफ्टी भी करीबन 300 अंक नीचे 40,800 के आसपास है। यहाँ भी 41,300 के आसपास पहुंचे जरूरत है, और ऊपरी स्तरों से देखेंगे तो आप करीबन 500 पॉइंट नीचे है बैंक निफ्टी पर। जो दबाव बन रहा है वो एनर्जी शेयरों से बनता हुआ दिख रहा है। इनके अलावा फार्मा और मेटल कमजोर है। सरकारी कंपनियों के शेयरों पर दबाव है, तो रियल एस्टेट भी कमजोर आपको आधा से 1% तक नजर आएगा। आईटी, ऑटो और मिड कैप इंडेक्स ये थोड़े मजबूत है। फॉर चेंज बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कम है, घटने वाले ज़्यादा है। उसके बावजूद मिड कैप इंडेक्स हल्के हरे निशान में आपको नजर आएगा। आज रात अमेरिकी बाजार रहेंगे बंद, छुट्टी का माहौल है। उससे पहले डाउ फ्यूचर्स सपाट है, हल्का सा लाल निशान में। यूरोप में भी सुस्ती का माहौल है, यानी कि ग्लोबल संकेत कोई ऐसे खास बड़ी तेजी या मंदी की ओर इशारा नहीं कर रहे। भारतीय बाजारों में अपना दबाव बरकरार है। तो हमारा अपना दबाव बना हुआ है। आज तो अमेरिकी बाजार भी शाम को बंद है। चल क्या रहा है अनिल जी? बिकॉज सुबह तो ठीक दिख रहा था, रेंज दिख रही थी, बट ऐसी कमजोरी नहीं थी। उसके बाद जो 10 साढ़े 10 के बाद ये जो गिरावट आई है और सस्टेन्ड सेलिंग है सर, एक भी बार कोई मीनिंगफुल रिकवरी नहीं दिखी इस करेक्ट पर। एफआईएस की तरफ से बदलता हुआ मूड, यही एकमात्र कारण है जिसकी वजह से भारतीय बाजार कमजोर होते हुए दिख रहे हैं दीप। क्योंकि इसके अलावा अगर और कोई कारण आप ढूंढने जाएंगे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका बंद है। 30, 35, 25, 50 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर नीचे, उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। और आपको तो पता ही है आजकल डाउ फ्यूचर्स जो दिखाते हैं बाजार, उसके कुछ अलग ही ट्रेड दिखाते हैं और बड़ी रेंज दिखाते हैं। तो फ्यूचर से आजकल डायरेक्शन वैसे भी नहीं मिल रहा, आज तो मिलना भी नहीं है जब अमेरिका है ही बंद। तो बाकी एशिया के बाजारों में देखें तो कमोबेश हरे निशान में ही कारोबार हुआ। यूरोप भी सुस्ती के साथ है, मतलब किसी भी बाजार में बड़ी गिरावट तो है ही नहीं। भले ही बड़ी तेजी ना हो, लेकिन बड़ी गिरावट भी नहीं है। तो ऐसे में जो कुछ भी प्रेशर है वो भारतीय बाजारों का है। अब भारतीय बाजारों के प्रेशर में क्या वजह हो सकती है? ऐसे तो नहीं कि कोई पोजीशन बहुत बड़ी हो। पोर्टफोलियो रेशियो पर आप हल्के ही हैं। बैंक निफ्टी का पोर्टफोलियो रेशियो तो सुबह हमने 0.6 पर शुरुआत की थी, तो ऐसा भी नहीं कि आप बड़े ओवरबॉट हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर हम गिर रहे हैं तो सिर्फ एक ही वजह है, एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर थोड़ा सा फिर से बनता हुआ दिख रहा है। और दूसरा थोड़ा सा सेंटीमेंट सेंसिटिव स्टॉक्स अदानी ग्रुप के फिर से आज दबाव में। अदानी एंटरप्राइजेज 6-7% और बाकी ग्रुप के शेयरों पर भी जो दबाव है, थोड़ा सा वो मूड नर्वस करते हुए दिख रहे हैं कि अभी भी मतलब दिक्कतें चल रही हैं या फिर खत्म या ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। सो आई थिंक ये दो कारण हैं, एक सेंटीमेंट के लिहाज से जो अदानी ग्रुप के शेयर आज भी कमजोर हैं, और दूसरा फ्लोज के लिहाज से जो एफआईएस की बिकवाली आपको शुक्रवार को शुरू होते दिखे थे, लगता है आज थोड़ी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। और स्क्रीन भी ये दिखा रही है जिस तरह का फॉल हो रहा है। नहीं तो जनरली ऐसा होता है कि आप हल्की फुल्की रिकवरी देखते हैं, उछाल आती है तो शुरुआत का आधा पौन घंटा छोड़ दे, तो उसके बाद में कहीं से भी बाजार ने रिकवरी देने की कोशिश की नहीं है। करेक्ट। सो आई थिंक प्रेशर वहीं से आता दिख रहा है। सो एकमात्र कारण आप बड़ा ढूंढने जाएंगे तो एफआईएस की बिकवाली का दबाव आपको दिखेगा, और इसी वजह से बाजार दिन के निचले स्तरों के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अब जहां तक लेवल्स का सवाल है, आप 40,800 के आसपास आ चुके हैं। जो सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए वो अब 40,525, 40,675 का है। अगला मजबूत अहम सपोर्ट जोन है जहां पर आपको शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर रिस्क लेने की ताकत है, खाली हैं आप, तो 40,525, 40,675 की रेंज होती है। 40,750, 40,900 का जो पहला सपोर्ट जोन है हम उसी में ट्रेड कर रहे हैं। अगर समझिए 40,750 के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो वैसे तो यहाँ रुकने चाहिए 40,700, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स जिस तरह आपसे उस हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा तक जाने की ज़रूरत नहीं नीचे। आप 40,750 पे रुक सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर सप्लाई है
और लगातार FIs की बिकवाली, तो फिर अगला सपोर्ट जोन जो बनेगा वो 40,525 40,675 का बनेगा। ये तो निफ्टी की बात हुई, सॉरी बैंक निफ्टी की। तो थोड़ा गैप बड़ा है सर, रेंज बड़ी बन रही है। आप अगर 2 दिन पहले 42,000 थे, हाँ 41,975, और वहां से आएंगे तो बनेगी रेंज। जब छोटी होती है छोटी भी होती है, मार्केट के हिसाब से बनानी पड़ेगी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 17,850 के आसपास है। 800-850 आपका पहला सपोर्ट जो है, आप उसी में है। इसके नीचे 725-775 बनेगा। तो आई थिंक बैंक निफ्टी में इतनी समस्या नहीं दिख रही जितनी बैंक निफ्टी में दिख रही है। हालांकि डेटा भी बैंक निफ्टी की ओवर सोल्ड दिखा रहे हैं पुट कॉल रेशियो पर। सो रिकवरी भी आएगी तो वहां से पहले आनी चाहिए, लेकिन आएगी कब आएगी, किस लेवल से आएगी, कितनी आएगी, इस पे ढेर सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं अभी। लेट्स सी एंड में क्या होता है। ओके दो ही चीज इंपॉर्टेंट है दीप, एक 41,000 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए। अगर 41,000 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होता है तो फिर मामला आपका सीरियस है। फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए आखिरी स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे आपका ट्रिगर हो जाता है। सो अगले कुछ मिनटों तक आपको फोकस, या अगले 1.5 घंटे के लिए 41,000 पे रखना है। शुक्रवार को भी यही समस्या थी, 40,880 के आसपास आप फिसले थे। हमने ये कहा था कि 41,000 पे क्लोजिंग पे आपको फोकस करना है। बंद 41,131 पर जाकर बंद हुआ है। आज 40,800 पर है। यू नेवर नो, 41,000 को अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर पाते हैं तो अभी भी आप बड़े खतरे से बाहर हैं। 41,000 के नीचे बंद होते हैं तो फिर आपका ट्रेंड और नीचे की तरफ का रास्ता खोल देता है। निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 17,850 800 के आसपास भी बंद होते हैं तो कोई खास समस्या वाली बात नहीं है। निफ्टी मल्टीपल सपोर्ट पे है तो यहाँ पर भी बंद होता है तो कोई दिक्कत वाली खास बात दिखती नहीं। निफ्टी में इतनी दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी के लिए क्रूशियल है कि 41,000 के नीचे बंद ना हो। तो वहां से तो अभी 150 पॉइंट कवर, 200 पॉइंट कवर करना है बैंक। इनफैक्ट वैसे वो लेवल ऑनेस्टली बताऊं 41,095 का होता है। अच्छा 4109 पे कायदे से तो 41,100 की क्लोजिंग चाहिए। राइट, दैट इज टू ऑप्टिमिस्टिक। हाँ, बट 41,000 भी हम मैनेज कर ले तो बुरे नहीं है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा डिस्टेंस है अभी कवर करने के लिए, देखते हैं बाजार आखिरी 1.5 घंटे में कैसा बिहेव करते हैं। बट स्टॉक्स पर है फोकस, कुछ ट्रिगर्स भी जान लेते हैं। कुशल और अरमान दोनों हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से यूएस के मार्केट्स आज बंद रहने वाले हैं प्रेसिडेंट्स डे के मौके पर। साथ ही यूरोप का जो फरवरी महीने का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है वो भी आपके सामने आता हुआ दिखेगा। कल के दिन में कैश स्पेस से एलांटस बेक, गायत्री प्रोजेक्ट्स के नंबर्स आने वाले हैं। साथ ही अदानी एंटरप्राइजेस की जो स्ट्राइक्स है, स्टॉक ऑप्शन स्ट्राइक्स, वहां पर आपको गैप जो है वो चेंज हो जाएगा। 50 का पहले गैप रहता था, अब 20 का गैप होता हुआ दिखेगा कल से। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बोर्ड बैठक में अंतरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। साथ ही एनआईएन टेक सिस्टम्स ये माइग्रेट हो जाएगा बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म से बीएससी मेन बोर्ड पर। एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे कमिंस इंडिया और साथ ही एमआरएफ की शेयर। 22 फरवरी बुधवार यहाँ पर नंबर्स में महिंद्रा सीआईई ऑटोमोटिव के आंकड़े आएंगे। साथ ही आरबीआई की जो एमपीसी हुई थी उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी जारी होते हुए दिखेंगे। विसाका इंडस्ट्रीज बोर्ड बैठक में शेयर विभाजन पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। साथ ही एसएनपी बीएससी 100 ईएसजी इंडेक्स से बाहर होता हुआ दिखेगा अंबुजा सीमेंट और एसीसी के शेयर। यही नहीं, एक्स डिविडेंड काफ़ी सारी कंपनियां करने वाली हैं बुधवार को, जिसमें बॉश, बलरामपुर चीनी, आईआरसीटीसी, टोरेंट पावर, साथ ही ऑयल इंडिया, कोचिन शिपयार्ड और आईआरबी इंफ्रा शामिल है। आईआरबी इंफ्रा स्टॉक स्प्लिट जो इन्होंने ऐलान किया था उसकी एक्स डेट है। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से बुधवार को यूएस के एफओएमसी की मिनट्स ऑफ द मीटिंग जारी होंगी और साथ ही ईसीबी की नॉन मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी होती हुई दिखेगी। तो इस ग्लोबल इवेंट्स पर आपको फोकस रखना है। तो ये हैं आपके लिए कुछ ट्रिगर्स। ग्लोबली इवेंट्स कुछ ज़्यादा हैं और डेटा भी आने वाला है, उस पर है हमारी नज़र। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं आज की खबरें कौन सी हैं? जी बिल्कुल, कई सारी खबरें हैं और कुछ ब्लॉक डील्स भी हैं, जिसमें सबसे पहले टाटा मोटर्स की बात करेंगे। पीटीआई के हवाले से खबर आती हुई दिखेगी, कंपनी ने ईवी के लिए ऊबर के साथ करार किया है और ये अगर आप देखेंगे 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सप्लाई के लिए उन्होंने करार किया है। एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, रिलायंस, अदर रिफाइनरी, बाकी कंपनियों पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जनवरी में जो पेट्रोल एक्सपोर्ट का डेटा आता हुआ दिखा है जिसमें लगभग आपको 8% की बढ़ोतरी दिखेगी। वहीं डीजल एक्सपोर्ट में लगभग 23% की बढ़ोतरी और जनवरी में अगर आप क्रूड इम्पोर्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर लगभग 3.6% वो भी बढ़कर आया है। टीसीएस कंपनी ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक जर्मनी की कंपनी है, उनसे इनको ऑर्डर मिला है। भारतीय एयरटेल, पश्चिम बंगाल के 16 शहरों में एयरटेल 5G प्लेन सर्विसेज जो हैं वो शुरू कर दी गई है। भारत डायनामिक्स की बात करें तो कंपनी को लगभग $25 करोड़ के आसपास के जो एक्सपोर्ट ऑर्डर हैं वो मिलते हुए दिखे हैं। और अंत में कुछ ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें गेल लगभग 19 लाख शेयर्स, कोल इंडिया 30 लाख, जोमेटो 37 लाख, कोटक बैंक लगभग 5 लाख और आरईसी लगभग 23 लाख शेयरों के कई सारे सौदे हैं। बड़े बड़े वॉल्यूम वाले स्टॉक, इतने बड़े बड़े सौदे आराम से, मतलब ऐसा इजीली हो जाए। 50-50 लाख रुपए नहीं, ये शेयर है जी सर। हाँ,
इतने शेयरों का सौदा हुआ है? जी सर। अच्छा खासा वॉल्यूम है। ओके, तो बड़े बड़े वॉल्यूम वाले आपको सारे स्टॉक्स बता दिए हैं अरमान ने। अब इन स्टॉक्स में करना क्या है ये बताएंगे हमारे दमदार एक्सपर्ट्स। पूरा पैनल जगमगाता हुआ आपके सामने है। देखिए, राइट टू लेफ्ट, मतलब मेरे राइट से कुणाल जी, राकेश जी, सचिन जी, सुमित जी आपके साथ है तैयार। अविनाश जी, हिमांशु जी और वागले साहब भी उपस्थित हो चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए क्लोजिंग शो की शुरुआत करते हैं। ढेर सारे स्टॉक्स एक्शन में हैं। बड़ा जो मूव आ रहा है वो तेजी और मंदी दोनों ही की तरफ आ रहा है। अविनाश जी, शुरुआत आपसे की जाए सीमेंट शेयरों को लेकर। आज सीमेंट शेयरों में जबरदस्त एक्शन बना है। अब मुझे एससीजी को छोड़ दो, बाकी पूरा सीमेंट बहुत ही तेजी में है। क्या व्यू है आपका, क्या करना चाहिए, बताएं सर। अनिल जी, मुझे लग रहा है कि सीमेंट सेक्टर में जिस प्रकार से अभी कंसोलिडेशन हो गया है और रिसेंटली जो 5 और 15 रुपया पर बैग का सीमेंट प्राइस इंक्रीज हो गया है, वो एक बात का संकेत है कि चौथी तिमाही सीमेंट कंपनीज के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। इनफैक्ट हमने काफ़ी सीमेंट कंपनी से बात भी की है, तो रॉ मटेरियल का जो प्रेशर तीसरे तिमाही में था वो फोर्थ क्वार्टर में थोड़ा और कम होने वाला है, तो इससे मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए और जगह बैठती है। प्लस ओवरऑल जो आने वाला साल है दैट इज FY24, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ का जो बजट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, उसका पहला बिल्डिंग ब्लॉक सीमेंट होता है। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आप शुरू करते हो तो सीमेंट की खपत पहले होती है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, छोटे सीमेंट प्लेयर जैसे कि रैमको है, हेडलबर्ग सीमेंट है, उसके बाद टिपिकली अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाए, जो मैं सुन रहा था कि आपके चैनल पे सिंघवी जी आए थे, तो श्री दिग्विजय सीमेंट भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। बड़े कंपनीज में अल्ट्राटेक मुझे लग रहा है सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि इनके पास सबसे बड़ी कैपेसिटी है, ज्योग्राफिकल रीच है, और सबसे बड़ी बात इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। तो मैं कहूंगा कि निवेशकों के लिए अच्छा मौका अभी भी मार्केट में प्रेजेंट है। हालांकि थोड़ी सी हलचल आज हो चुकी है सीमेंट स्टॉक्स में, लेकिन अगर थोड़ी सी भी गिरावट आपको मिलती है तो इसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करिए। ये बड़ी मल्टी ईयर रैली होगी और इसमें अच्छा पैसा बनेगा। तो ये है आपके लिए सीमेंट काउंटर्स जहां पर आपको रखनी है नज़र। आज सुबह आईकैन इन्वेस्टमेंट के अनिल सिंघवी साहब से भी हमने बात करी थी और उन्होंने भी कहा था अगले 2 से 3 साल के लिए सीमेंट में आपको बड़ी तेज़ी दिखने वाली है। थोड़ी देर में जो उन्होंने कहा है वो भी हम आपके लिए प्ले करेंगे, बट कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स आए हैं। तो सीमेंट स्पेस पर रखिए नज़र। थोड़ी यहाँ पर मूव आपको आती हुई दिख रही है। एक काउंटर जो आपको थोड़े बाउंस बैक के मूड में दिख रहा है वो है डिवीज लेबोरेटरीज। जरा इस पर रखिए नज़र। आज वैसे फार्मा के 1-2 स्टॉक्स हैं जो एक्सट्रीम मूवमेंट दिखा रहे हैं। टॉप गेनर डिवीज 2.5% ऊपर, टॉप लूजर सिप्ला 6% नीचे। एक बार डिवीज पर सचिन जी की राय दी जाए। सचिन जी, गुड आफ्टरनून सर। ऑफ कोर्स इसकी भी भारी पिटाई हो गई है डिवीज की, बट आज अच्छे मूड में दिख रहा है। क्या चल रहा है स्टार्ट में? इसका ट्रेंड ही रहा है। इनफैक्ट काफी दिनों तक ये कंसोलिडेट करता है, फिर एक ब्रेकडाउन होता है, वापस एक कंसोलिडेशन जोन में ये स्लिप इन हो जाता है। तो आई थिंक ये काफी रिपीटेटिव नेचर बन चुका है इस पर्टिकुलर काउंटर का। क्लियरली अगर हम ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखें तो अभी भी बड़ी वीकनेस है, बट डेफिनेटली पिछले कुछ दिनों से 2750 के आसपास जो इसने थोड़ी सी गिरावट रोक दी थी, तो मुझे लग रहा है वहां पर कहीं जाकर थोड़ी सी प्राइस स्टेबिलिटी आ रही है। बट ये बाउंस बैक जो है, मुझे लग रहा है वो बाउंस बैक शायद थोड़ा सा और भी एक्सटेंड हो सकता है। लगभग अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से तो काफी दूर है, बट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो लगभग अराउंड 3140 के आसपास प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है वहां तक ये बाउंस बैक शायद एक्सटेंड होना चाहिए। RSI पे भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, तो आई थिंक किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो उसे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से होल्ड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 2860 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड पोजीशन को वापस रिव्यू करना है 3140 के नजदीक। ओके, तो ये है आपके लिए राय डिवीज लैब पर सचिन जी की तरफ से। आइए 2 बिगुले बैक टू बैक, पहला वागले साहब के लिए और उसके बाद है सुमित जी भी तैयार। वागले का वंडर। वागले साहब फरमाएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, मुझे मार्केट का क्लियर व्यू नहीं है क्योंकि हल्का सा वीकनेस दिखाई देता है, लेकिन एक स्टॉक है जिसने आज बड़ा वाला ब्रेकआउट दिया है और कुछ हफ्तों पहले भी हमने इसका जिक्र किया था। परसिस्टेंट सिस्टम्स, ये एक स्टॉक है जो कुछ हफ्तों पहले 4,500 के आसपास जब निकला था, हमने बाय का कॉल दिया था। आज 5,000 के पार निकला है। मुझे लगता है यहाँ पर एक फ्रेश मूव की शुरुआत हो गई है। आप यहाँ पर 5060 5050 जो करंट भाव है, मैं फ्यूचर्स के लेवल्स दे रहा हूँ,
यहाँ पर बाय करें। एक 70 रुपए का नीचे का स्टॉप लॉस होगा 4970 का, और मुझे लगता है ये 5200 तक जाने के लिए तैयार है। टाइम फ्रेम 2 से 3। उस वक्त तक जाने की तैयारी परसिस्टेंट सिस्टम्स की है। कुणाल जी, राकेश जी की तरफ से भी सुबह यहाँ पर खरीदारी की राय आई थी, तो वागले साहब उनका धन्यवाद भी स्वीकार कर ले। लेकिन आप ये कह रहे थे कि बाजार पर व्यू क्लियर नहीं बन रहा है, क्यों? अनिल जी, बाजार पर व्यू हल्का सा बेरिश बैठ रहा है हाँ। एटलीस्ट, और आप भी बैंक निफ्टी में आपका भी व्यू बेरिश ही है, और हाँ। मुझे भी लग रहा है कि निफ्टी भी शायद होल्ड नहीं कर रहा है क्योंकि ज्यादा सेलिंग टिक्स दिख रहे हैं, बस उतना ही है। अच्छा अच्छा, अगर आपका व्यू क्लियर नहीं बन रहा है तो बिल्कुल भी चिंता न करें वागले साहब, सबका यही हाल है। किसी का भी मतलब तेजी करने का मन नहीं है और मंदी करने का इरादा नहीं है, वैसा वाला हाल है। मंदी करने में भी ऐसा लगता है कि गिर भी तो नहीं रहा जोर से, और तेजी करने का सोचे तो बढ़ भी तो नहीं रहा, तेजी कैसे करे। तो वो बहुत ही लिक्विड ऑक्सीजन वाला मामला है, वैसे ही बना हुआ है। वैसे ही माहौल है। आइए ऐसे में बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपरहिट। जी सुमित जी बनाए सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, सेल कॉल मेरे रडार पे आया है। बैंकिंग स्टॉक्स में और बैंक निफ्टी में दबाव देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 290 रुपए 50 पैसे, 291 रुपए। स्टॉक का नाम है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के अंदर सेलिंग प्रेशर है। कैनरा बैंक के अंदर कल का लो ब्रेक हो चुका है। कैनरा बैंक अभी यहाँ से और गिरावट दिखाना चाहिए। यहाँ पे सीएमबी में बिकवाली करें, 1-2 दिनों के अंदर यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलना चाहिए, जिसमें नीचे के जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं कैनरा बैंक में 285 रुपए से लेके 282 रुपए तक के लेवल कैनरा बैंक में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिलना चाहिए। कैनरा बैंक में जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 295 296 के पास है। 295 के स्टॉप लॉस से कैनरा बैंक में बिकवाली करे 285 282 के टारगेट्स के लिए। तो कैनरा बैंक पर आपके लिए सेल कॉल आपको आती हुई दिख रही है। इस समय बैंक्स पर प्रेशर बन रहा है ज्यादा, और अब 400 पॉइंट का कट बैंक निफ्टी पर आपको आते दिख रहा है। तो कैन बैंक पर सेल कॉल आया है, बट बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी एक बार नजर डालें। इनफैक्ट पीएसयू बैंक्स पे फ्रेश सेलिंग जो आई है, वैसे तो सारी बैंक्स गिरे हैं, बट फ्रेश सेलिंग जो आई है वो पीएसयू बैंक्स में ज्यादा आई है। कैन बैंक फिसला है, बैंक ऑफ बड़ौदा फिसला है, एसबीआई पर आपने वीकनेस देखी है, पीएनबी भी लाल निशान में। तो फ्रेश सेलिंग जो आ रही है वो पीएसयू बैंक्स में आ रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी राय ली जाए। हिमांशु जी भी हैं हमारे साथ तैयार। हिमांशु जी, चार्ट देखें सर, बैंक ऑफ बड़ौदा 165 के नीचे अभी अभी आया सर। दीपक चाहे तो बिगुल बजा सकते हैं। आइए बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीप, बिकवाली करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के फ्यूचर्स में 164.20 164.50 के लेवल्स हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 168 रुपए का, 168 का। लोअर एंड पर 159 159 रुपए का पहला टारगेट, और उसके बाद 155 रुपए तक का भी डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। दीप, रैशनल सिंपल है। बैंक ऑफ बड़ौदा पिछले 2 से 3 हफ्तों में 165 रुपए की सपोर्ट को मल्टीपल टाइम होल्ड करता हुआ नजर आया था, लेकिन आज की बिकवाली में यहाँ पर ये सपोर्ट टूटते हुए नजर आ रही है, और साथ साथ इंट्राडे चार्ट्स में एक हेड एंड शोल्डर टॉप भी बनता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग अनवाइंडिंग होते हुए भी नजर आ सकती है, और फ्रेश शॉर्ट्स भी बनते हुए नजर आ सकते हैं इस लेवल के नीचे, और स्टॉक 160 155 रुपए तक के लेवल्स नीचे में दिखाने का पोटेंशियल रखता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ पर बिकवाली करके चलने की सलाह है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा इस पर रखे नजर 159 और 155 के टारगेट्स के लिए। एक बार अविनाश जी से भी राय ली जाए। अविनाश जी, बैंक्स एक्चुअली जब नतीजे आए थे तो बढ़िया आए थे, पीएसयू बैंक्स के भी नतीजे अच्छे थे, एसेट क्वालिटी सुधरी थी, निम्स में एक्सपेंशन हुआ था। सडनली पिछले 1-1.5 हफ्ते से बैंक्स पर नेगेटिव व्यू कहां से बन गया सर? इनफैक्ट दीपांशु, देखिए मुझे लग रहा है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वहाँ पे हमने देखा कि तीसरे तिमाही में बहुत ही ज़्यादा मार्जिन प्रेशर देखने को मिला है। तो अंदाजा है कि जो कॉर्पोरेट कैपेक्स प्लान्स है वो थोड़ा बहुत मॉडरेटली ही इंक्रीज होगा। हालांकि देखिए हमको लग रहा है कि जिस प्रकार से इंटरेस्ट रेट साइकिल है बैंकों के लिए तो अच्छा टाइम है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो इनके मार्जिन्स और प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से बड़े बैंकों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, स्पेशली अगर हम एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा या आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, जो वेल डाइवर्सिफाइड बैंक्स है इनके लिए दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं एसेट क्वालिटी अगर ठीक ठाक है तो मैं समझता हूँ कि ये कमजोरी जो है इन्वेस्टर्स को मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली ये स्पेस थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, बट लॉन्गर टर्म में कम से कम अगले 12 महीने में बैंकिंग अभी भी बहुत स्ट्रांग लग रहा है और यहाँ से अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है। अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है।
वैसे आप रखिए नज़र, थोड़ी कमजोरी आज के ट्रेड में यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। इंजीनियर्स इंडिया पर भी रखिए नज़र, एक करार इन्होंने किया है प्लांट मोनेटाइजेशन और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए इन्होंने करार किया है, जो खबर आपके सामने आ रही है। म्यूनिशंस इंडिया के साथ ये करार किया गया है। तो एक काउंटर है जो अपने रेडार पर रखिए, हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी रहा है, थोड़ा एक्शन इस पर आपको बनते हुए दिख सकता है। फिलहाल अभी खबर आ रही है एक प्रोजेक्ट के लिए ये करार करते हुए दिखे हैं, बट वीकनेस और बढ़ रही है और बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, एसबीआई, ये सारे आपको फिसलते हुए दिख रहे हैं। पीएसयू बैंक्स का कट जो है थोड़ा डीप इस समय आपको होते हुए दिख रहा है। इसी पर एक बार फोकस भी करते हैं, एक बार एसबीआई के चार्ट पर भी राय ले ली जाए। बंसल जी भी हैं हमारे साथ। बंसल जी, एसबीआई भी देखें सर, प्रेशर का मेन पॉइंट अभी यहीं से आ रहा है, पीएसयू बैंक्स। बिल्कुल दीपांशु, स्टेट बैंक को अगर आप देखें तो सिर्फ आज नहीं, काफी दिनों से, पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूसली नेगेटिव क्लोजिंग आ रही है। तो स्ट्रक्चर नेगेटिव हो रखा है, 523-24 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, नीचे में 520 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट है। तो दीपांशु, यहाँ पर फ्रेश शॉर्टिंग की राय नहीं है। इनफैक्ट जिसने बेचा हुआ है 519-520 के अराउंड शॉर्ट्स के अंदर मुनाफा बांधने की राय होगी। तो 20 के आसपास मुनाफा बांधे। शुक्रवार के शो में सुबह सुबह एसबीआई बिकवाली की राय, जहाँ तक मुझे याद है 540-41 के आसपास, नहीं 531 के या 41 के आसपास सचिन जी की भी थी। सचिन जी जरा एक बार अपडेट करें, आपने किस लेवल पर बिकवाली की राय दी थी और क्या टारगेट्स हासिल हुए, क्या करना चाहिए, अपडेट बताएं सर। थैंक यू अनिल जी। अनिल जी, एसबीआई पहला सेल कॉल था फ्राइडे के सेशन में, लगभग हमने 540-42 के रेंज में इसे बिकवाली करने की सलाह दी थी एंड 525 का टारगेट था जो अभी हिट हुआ है। बट अनिल जी, आई थिंक जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है अभी भी इसमें काफी बड़ी वीकनेस अनलॉक होनी बाकी है। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 515 से लेके 510 तक ये पर्टिकुलर बिकवाली और भी हावी हो सकती है। एंड जब तक 540 के ऊपर अभी यहाँ से एक डिसाइसिव क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं होती ऑन द पॉजिटिव साइड, आई थिंक तब तक ये जो बेरिश ट्रेंड है या बेरिश मोमेंटम है, मुझे लग रहा है ये कंटिन्यूटी रहना चाहिए। तो अगर थोड़े से पुलबैक्स मिल भी जाते हैं तो वहां पर फ्रेश शॉर्ट्स ही ऐड करने की सलाह होगी 538 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लग रहा है 510 से 515 इन दो टारगेट्स के लिए अभी भी शॉर्ट्स को रिटेन करना चाहिए एंड फर्दर बिल्ड भी करना चाहिए। तो ये है आपके लिए एसबीआई और बाकी बैंक्स पर भी रखिए नज़र। इनफैक्ट प्राइवेट बैंक्स पर भी थोड़ा दबाव बना हुआ है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये भी आपको फिसलते हुए दिख रहे हैं, तो वहाँ से भी सेलिंग आई। कोटक तो सुबह से ही कमज़ोर था ही। तो बैंक्स ये इस समय की सबसे कमज़ोर कड़ी आपको बनते हुए दिख रहे हैं। बैंक्स के अलावा कुछ फार्मा स्टॉक्स भी हैं जहाँ पर गिरावट। एक बार बात भी करी जाए कुछ और काउंटर्स में जहाँ पर आपको वीकनेस दिखी। एनएमडीसी आज कमज़ोर है, 2.5% का कट एनएमडीसी में। एक बार एनएमडीसी स्टील को भी पुल अप करते हैं। वैसे तो 30 रुपये 25 पैसे पर लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि अपर सर्किट में 10 दिन तक ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में भी रहेगा। अविनाश जी, क्या राय बनती है सर एनएमडीसी स्टील, क्योंकि अब जो खबर आ गई कि एनएमडीसी स्टील के विनिवेश के लिए भी बात शुरू हो गई है। आर्सलर मित्तल और जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों ही खरीदारी में इंटरेस्टेड हैं। आई थिंक डेफिनेटली दीपांशु, न्यूज़ फ्लो तो पॉजिटिव है और मुझे लग रहा है कि देखिए इवन करंट वैल्यूएशंस पे अगर हम देखें तो आज जो शेयर एनएमडीसी स्टील लिस्ट हो गया, मेरे ख्याल से काफ़ी अट्रैक्टिव प्रपोजिशन है, क्योंकि इस कंपनी में सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इनको रॉ मटेरियल का कोई इशू नहीं है। रॉ मटेरियल पहले भी एनएमडीसी से आता था और मेरे ख्याल से स्टील के मार्केट में अभी जिस प्रकार से थोड़ी बहुत फर्मनेस हमने स्टील के प्राइसेस में देखी है, डोमेस्टिक डिमांड से डेफिनेटली कंपनी का काफ़ी फायदा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जिनको शेयर मिले वो होल्ड करे। मेरे ख्याल से आज तो ऑफकोर्स सर्किट में है, बट अगर कहीं पे भी आपको निचले लेवल पे ये स्टॉक मिलता है तो आपको खरीदना चाहिए। और जो प्रिंसिपल एनएमडीसी का स्टॉक है, मुझे लग रहा है कि देखिए आयरन ओर के मार्केट में अभी भी थोड़ी टाइटनेस है, अभी भी चाइना मेटल मार्केट में इतनी बड़ी मात्रा में उतरा नहीं है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड एटलीस्ट इन द नियर टर्म लग रही है। तो ये है आपके लिए एनएमडीसी स्टील पर राय आती है। आइए कुणाल जी राकेश जी के लिए बिल्कुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है शुगर स्पेस से बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी को देखें तो काफी समय से साइडवेज था, डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर था। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म चार्ट्स के अंदर यहाँ पर बहुत लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स के ऊपर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। तो आज और कल के नजरिए से बलरामपुर चीनी वर्थ रिस्क टेकिंग लगता है। ओवर टू कुणाल जी।
देखिए अनिल जी, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पर एक बेस बन चुका है, और अगर आप चीनी कंपनियों के रिजल्ट्स देखें तो सबके रिजल्ट्स ठीक ठाक आए हैं। बलरामपुर चीनी में भी एक बेस बनकर अब ब्रेकआउट 370 के ऊपर आता हुआ दिख रहा है, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक भी 400-415 की ओर कुछ कर रहा है। इन स्तरों पर बाय करके चलें। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस 375 पर, जो कि ब्रेकआउट का स्तर है, वहां पर 375 का स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 390 रुपए का, 390, इवेंचुअल टारगेट 396 रुपए का। तो 390-396 के लक्ष्य के लिए बलरामपुर में हमारी खरीदारी करें। 390-396 ये है टारगेट जिसके लिए करनी है आपको खरीदारी। बलरामपुर चीनी हुआ काफी टाइम बाद आया सर ये ट्रेडिंग। आई डोंट थिंक रिसेंटली इस पर कोई ट्रेडिंग कॉल बड़े दिनों बाद नजर में आया है। लंबे आइए बड़े समय बाद 25 मिनट बाद अब सचिन जी भी फॉर्म में आए हैं। बिगुल BTST का सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर प्राइवेट बैंक्स में भी थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है। इनफैक्ट एक्सिस बैंक ने 850 का अहम सपोर्ट यहाँ पर तोड़ा है, तो मुझे लग रहा है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक ही इंट्राडे में एक मूव बन सकती है, जो लगभग 830 के आसपास प्लेस्ड है। तो फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 856 पे। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 830 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 812 तक ये पर्टिकुलर मूव भी एक्सटेंड होनी चाहिए। जिस तरीके से इसका ADX प्लेस्ड है, ऑलरेडी एक काफी बड़ी ट्रेंडिंग मूव यहाँ पर अनलॉक हो रही है। सो फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह होगी एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स में। सेल कॉल आ रही है थिक एंड फास्ट। कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस, तीनों बैंक्स पर आपने सेल कॉल देख लिया। आइए देखते हैं वागले साहब को क्या पसंद आया, बाय या सेल। बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मारुति में थोड़ा सा वीकनेस अभी अभी दिखाई देने लगा है। पिछले 7-8 दिनों के तीन बॉटम्स इसने अभी अभी ब्रेक किए हैं। 8,750, 8,770 के आसपास, अभी 8,750 के आसपास है। मुझे लगता है एक 80 रुपए के स्टॉप लॉस से, 1% के स्टॉप लॉस से इसको बेच के चले। ये स्टॉक 8,550 तक जाना चाहिए। मुझे एक लगभग 180 से 200 रुपए की मूव 1 से 2 दिनों में दिखती है। तो करंट लेवल 8745, 8750 बेचना है। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 8825 का, और टारगेट 8550, 1 to 2 डेज का टाइम। ओके, तो ये है आपके लिए मारुति। सेल कॉल आ रही है आपके लिए। तो थिक एंड फास्ट बैंक्स के अलावा और भी सेक्टर्स हैं जहां पर आपको बेचने के टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। आइए सुमित जी के पास चलते हैं। सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, सेल कॉल ही रडार पे आया है और दिग्गज स्टॉक, फाइनेंशियल स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल रहा है। जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 6360, 6360। ये स्टॉक का अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस के अंदर सेलिंग प्रेशर है। पिछले 5 दिनों से स्टॉक ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था। आज मार्केट खुलने के साथ सुबह से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, जिसमें कल के लो अभी ब्रेक हो रहे हैं। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से 50 रुपए का मिनिमम, 100 रुपए का ओवरऑल फॉल बजाज फाइनेंस में देखने को मिल सकता है। स्टॉक के अंदर जो यहाँ पे ऊपर में रेजिस्टेंस दिख रहा है 6425 का है। 6425 के स्टॉप लॉस से बजाज फाइनेंस में बिकवाली करें। नीचे के अंदर जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 6300 का लेवल टूटते ही 6250 तक के लेवल बजाज फाइनेंस में 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिलने चाहिए। बजाज फाइनेंस में बिकवाली करें 6425 के स्टॉप लॉस से 6250 के टारगेट्स के लिए। बजाज फाइनेंस पर करनी है बिकवाली, ये भी आपके सामने आ रहा है। तो बैंक्स के अलावा NBFCs भी हैं जहां पर आपको प्रेशर इस समय बनते हुए दिख रहा है, कमजोरी है। बिल्कुल, और 550 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी। बैंकिंग शेयरों से दबाव ज्यादा है, जहां निफ्टी एक और आप देखेंगे 0.7% नीचे हुई, बैंक निफ्टी 1.35%, यानी कि दुगुना गिरता हुआ निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी आपको नजर आएगा। यहाँ पर दबाव काफी ज्यादा। आइए बढ़ते आगे, और वक्त है अब सेठी साहब से मुलाकात करने का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, 2 स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है। जी बताएं सर। पहला अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है, एक IT कंपनी है, मिड कैप IT स्टॉक है। स्टॉक का नाम है एक्सेलिया सॉल्यूशंस। इसको शायद दीपांशु अकेलिया सॉल्यूशंस बोलते हैं। एक्सेलिया सॉल्यूशंस ये कंपनी एक लीडिंग IT सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, जो मेनली ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री को कैटर करती है।
करीबन 250 से ज्यादा एयरलाइंस वर्ल्ड वाइड है जो इनके कस्टमर्स हैं, 11 देशों में काम करती है, 40 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और कंपनी ने अब एयर कार्गो सप्लाई चेन सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करना शुरू किया है। जबरदस्त कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। दिसंबर तिमाही के नतीजे आए थे, नतीजे दमदार थे। 25 करोड़ का पैट था जो पिछले साल 16 करोड़ का पैट था। बाकी अच्छे रिटर्न रेशियोज है, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, प्रोमोटर्स की अच्छी खासी क्लोज टू 75% स्टेक है। मुझे लगता है आज जैसे हम देख रहे हैं मिड कैप आईटी स्टॉक्स में या इवन फ्रंटलाइन आईटी स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी है, तो इस स्टॉक में एक अच्छी तेजी होनी चाहिए शॉर्ट टर्म में। इसका मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है 1225 का, स्टॉप लॉस रखना है। ओके, 1150 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें आप एसेलिया सॉल्यूशन में। ये राय आपके लिए आती हुई सेठी साहब की तरफ से पहला स्टॉक। दूसरा शेयर भी बताएं सर। अनिल जी, आज का जो दूसरा स्टॉक है स्टाइलम इंडस्ट्रीज, जो अभी 1110 के आसपास ट्रेड करता है। भारत की सबसे बड़ी लेमिनेट बनाने वाली कंपनी है, जो डेकोरेटिव लेमिनेट्स में इनका स्टाइलम ब्रांड है जो काफी पॉपुलर है। इसके अलावा और कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं इनके, और जिसमें एक एक्रिलिक पैनल्स जो इनका आता है, ब्रांड का नाम है ग्रेनेक्स, वो फर्स्ट टाइम इंडिया में कंपनी प्रोड्यूस करती है। एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, तो उसका एक और प्रोडक्ट में एक्सेप्टेंस भी चल रहा है, बाजार में हुआ है या हो रहा है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कंपनी के सामने इस सेगमेंट पे। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। हाल ही में दिसंबर तिमाही के नतीजे आए, 24 करोड़ का पैट था जो पिछले साल दिसंबर तिमाही में 15 करोड़ का पैट था। वैल्यूएशन के लिहाज से भी विद इन द सेक्टर एक सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है। अच्छे रिटर्न रेशियोज है, रिटर्न ऑन इक्विटी 19%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26%। अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है और FIs का भी भरोसा है, अराउंड 13-14% स्टेक ओन करते हैं और बाजार के कई रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी स्टॉक में इन्वेस्टेड है। इस स्टॉक को यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 1150 का, स्टॉप लॉस रखना है 1090 रुपए का। 1090 का स्टॉप लॉस, 1150 के टारगेट। स्टाइलम इंडस्ट्रीज यहाँ पर खरीदारी करने की राय। एसेलिया सॉल्यूशन या कि एसेलिया काले पहले इसका पहले, हाँ। उससे पहले मालूम क्या नाम था? नहीं, काले कंसल्टेंट। अच्छा, क्यों सेठी साहब काले कंसल्टेंट ही था पहले? हाँ बिल्कुल अनिल जी, पहले काले कंसल्टेंट था और एक्सेलिया काले तो निकलते निकलते ही रह गया था। मैंने ध्यान रखा, नहीं तो आप टोक देंगे। तो एक्सेलिया सॉल्यूशन बहुत ध्यान रख के बोला मैंने। भाई जो निकलना होता है वो तो निकल के ही रहता है, आपने नहीं बोला तो हमने निकाल दिया थे। राइट, तो बिल्कुल। तो ये है एसेलिया सॉल्यूशन जो स्टॉक सेठी साहब ने रिकमेंड किया है, और स्टाइलम इंडस्ट्रीज, दोनों ही सेठी साहब की तरफ से आते हैं। सेठी साहब, ये बाजार जब जब कमजोर होता है तो आपके भी कुणाल जी राकेश जी की तरफ से वो स्टॉक की प्राइस वाली बढ़ जाता है? मतलब जो जैसे कुणाल जी का तो फॉर्मूला ठीक है, सिंपल है, मतलब कि अगर जब भी बाजार खराब हो रहा है ना तो सिंपल है ना, MNC स्टॉक 5000 10,000 वाला वो रिकमेंड कर दो, आप वो 1000 1100 1500 वाले में आ जाते हैं? नहीं अनिल जी, ऐसे लगता है ऐसा ही हुआ है, बट अब स्टेबल रहते हैं। एक्चुअली जो बड़ी प्राइस वाले स्टॉक है उनमें रिटेल निवेशकों का भी ज्यादा नहीं रहता है, ज्यादा इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग होती है, तो वो कुछ उनमें पैनिक वगैरह होता नहीं है। तो हो सकता है उसी कारण से रडार पे आते हैं। मैं कोई अपने इंटेंशनली चूज नहीं करता, ये मेरे जो सॉफ्टवेयर या जो भी है टेक्निकल पैरामीटर्स पे जो सेट किए हुए हैं, फंडामेंटल्स तो अच्छे होते ही हैं स्टॉक्स के, तो उस लिहाज से यही रडार पे आते हैं। अच्छा, तो ये बताओ, ये जो कुणाल जी इंटेंशनली चूज करते हैं, इनके बारे में क्या कहना है? ये पूछो कि कुणाल जी दिखाई, कुणाल जी को दिखाइए जरा। पक्का कुणाल जी तो पक्का एबर्ट और वे उस लाइन 15-17 हजार वाले में चले जाते। कुणाल जी इंटेंशनली जाते कि नहीं जाते, बताइए। अनिल जी देखिए, अनिल जी एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनिल जी जो शेयर लोगों के लिए खरीदना मुश्किल होता है, अब देखिए अनिल जी 25,000 रुपए का कोई शेयर है तो वो खरीदना मुश्किल है, तो अनिल जी उसकी बढ़ने की संभावनाएं ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाती है, क्योंकि रिटेल इंटरेस्ट कम होता है, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ज्यादा होता है। तो इसमें इंटेंशन है अनिल जी, मैं पूरी तरह जो आप इल्जाम लगा रहे हैं मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये इल्जाम नहीं, ये इन डेप्थ एनालिसिस है जो मैं दर्शकों के सामने लाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से कुणाल जी हो चाहे सेठी साहब हो, कमज़ोर बाजार में ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा फंडामेंटल और ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल वाले होल्डिंग के शेयरों पर फोकस करते हैं, ताकि जहाँ गिरावट के चांस कम हो, बढ़त के चांस बेहतर हो। ये पॉइंट मैं निकालने की कोशिश कर रहा था, जो एकदम बिल्कुल। हाँ जी कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं? जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, अभी आप नाम चेंज के बारे में कह रहे थे कि पहले काले कंसल्टेंट था, फिर एसेलिया काले हुआ, अब एसेलिया नाम हो गया। तो अनिल जी इस तरह का नाम चेंज तो अनिल जी ठीक है, कुछ कंपनियां अनिल जी नाम ऐसे बदल देती हैं कि अनिल जी बहुत उसमें मुश्किल आती है। अब एक कंपनी थी वेबको, नाम हो गया उसका ZF करके, और अभी एक 360 वैम करके कंपनी लिस्ट हुई है। तो अनिल जी ये जो नाम चेंज हो रहे हैं,
इस पर अनिल जी कुछ होना चाहिए, पुराना नाम भी कुछ समय तक रिटेन करना चाहिए जिससे पता रहे कौन सी कंपनी कौन सी है। हाँ, आइडिया बिल्कुल सही है, वेरी नाइस आइडिया। ये तो अच्छा है। हाँ, कि मतलब ब्रैकेट में आता रहे। फॉर एग्जांपल जो भी नाम चेंज हुआ, जैसे एसएलिया सॉल्यूशन है, एसएलिया काले या काले कंसल्टेंट ब्रैकेट में आ जाए। कब तक? कुछ समय तक तो आना ही चाहिए। क्योंकि जैसे यूनाइटेड स्पिरिट्स है, अभी भी मैकडॉवेल्स कितने लोग बोल देते हैं उसको, तो कितने साल पहले उसका नाम चेंज हो गया। बात तो सही। टाइम लिमिट भी हमें, हाँ, टाइम लिमिट तो होनी चाहिए, लेकिन फिर भी साल भर भी आए हैं ना। जैसे सैस्किन कॉमरटेक आज हाँ, बात कर रहे थे, उसमें तो सरनेम ही बदला। जहाँ नाम और सरनेम दोनों बदल जाए वहाँ समस्या ज्यादा है। कुणाल जी, आपका सुझाव बहुत ही बेहतरीन है, सर आंखों पर है। इसके लिए कोशिश करेंगे हम एक्सचेंजेस से बात करके कम से कम एक तय पीरियड तो होना चाहिए। हाँ, मतलब साल भर हो, 6 महीना हो, कुछ भी हो, कुछ तो होना चाहिए जहाँ तक आसान रहेगा फिर याद रखना। और एक और इसमें एक सिस्टम और किया जा सकता है। ऐसी कंपनियां जिनके 2 नाम होते हैं, जैसे इज माई ट्रिप और इजी ट्रिप प्लानर। हाँ, इजी ट्रिप प्लानर, या सी इन्फो या मैप माई इंडिया, पेटीएम 197। हाँ, पेटीएम 197, इनके भी दोनों आ जाए तो ठीक है। हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है। कुणाल जी गजब सजेशन पे सजेशन मारे जा रहे हो एकदम। बोलिए सर जी। अनिल जी, हाँ अनिल जी, ये जो अनिल जी जो अभी दीपांशु कह रहे हैं ना कि यूनाइटेड स्पिरिट्स को लोग मैकडॉवेल्स अभी भी बोलते हैं, हाँ। तो अनिल जी उसकी वजह ये है कि अभी भी कोड जो है एनएससी पर वो मैकडॉवेल्स ही है अनिल जी। इस वजह से लोगों को कोड याद रहता है जो लोग ट्रेड करते हैं, तो इसीलिए वो मैकडॉवेल्स बोल रहे हैं। तो या तो कोड और नाम एक हो, अगर कोड भी कुछ और है और नाम कुछ और है तो अनिल जी फिर दोनों चलेंगे। लेकिन कुणाल जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक बार में एक से ज्यादा सजेशन न दें। बंसल जी को बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है। बंसल जी कह रहे हैं सारी इंटेलेक्चुअल बातें कुणाल जी किए जा रहे हैं, हम खाली ऐसे ही सुन रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। एक बार में एक ही, अगली बार वापस थोड़ी देर बाद दे दीजिएगा, ठीक है? चलिए आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी का। हाँ जी, हमारी तो हालत खराब है। अमेरिका आज शाम बंद है। अमेरिकी फ्यूचर्स बहुत सुस्त हैं, 13 पॉइंट नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स, 18 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स, कुछ वहां पर एक्शन नहीं है। यूरोप जो आज शाम खुला रहेगा, मामूली खरीदारी है। कच्चे तेल में पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद आज हल्का रिबाउंड है, 1% ही ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं है। डॉलर इंडेक्स 104 के करीब है, रुपया 13 पैसे मजबूत है। एशिया आज अच्छा रहा सर, हांगकांग 2% ऊपर बंद हुआ, चाइना भी 1% ऊपर रहा। तो हमारे क्या काम का, हमारे कुछ काम का नहीं है। बट पॉइंट इज ग्लोबल मार्केट स्टेबल है, हम ही थोड़ा कमजोर हैं। क्या करना है सर? देखो दीप, ये जो लेवल है यहाँ पे बेचने के लेवल तो नहीं है, स्पेशली बैंक निफ्टी में 17,525 17,675 आखिरी जो सपोर्ट रेंज है आज का, जहाँ पर आपको शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए, वो रेंज आ चुकी है। तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो 41 माफ कीजिएगा 40,525 40,675 ये वो रेंज है जो आ चुकी है। आज का लो अगर आप देखेंगे तो 40,560 580 का है। तो अगर आप में हिम्मत है, पैसे है, जगह है, तो 40,500 के स्टॉप लॉस से इस रेंज में खरीदारी करनी चाहिए, जो कि 40,525 से 40,675 का। 525 है तो 500 की जगह 450 475, जो भी 25-50 पॉइंट नीचे का आप एक स्टॉप लॉस रख लें 40,500 के नीचे, और इस रेंज में शॉर्ट काट सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ मैं बता दूं, क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.54 पर है, ओवरसोल्ड है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपका घटकर 0.78 पर आ गया है, तो काफी हद तक कमजोर हो चुके हैं बाजार, इसमें कोई डाउट नहीं है। निफ्टी में जहां तक सवाल है 17,800 के आसपास अगर यहाँ पहुंचता है, इस लेवल में आपके लिए खरीदारी करने का मौका है, शॉर्ट कवरिंग करने का मौका है। मुझे लगता है निफ्टी 17,850 को होल्ड करने की कोशिश करेगा क्लोजिंग बेसिस पे। इसके आसपास ही बंद होना चाहिए, ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। और बैंक निफ्टी भी शायद 40,500 के ऊपर बंद हो, हालांकि 41,000 के नीचे बंद होने पर हम खराब तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन यहाँ से अब थोड़ी रिस्क कम दिख रही, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड दिख रहे हैं। लेकिन आप बड़ी बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं तो शायद वो गलत होगा। उसका रीजन ये है, पहले निफ्टी के डेटा बता दूं जी। 17,900 के पुट पर 71 लाख शेयर हैं, और 17,900 के कॉल्स पर 90 लाख शेयर हैं। यानी कि अब आपके लिए 17,900 एक तरह से रुकावट का पहला लेवल बन गया। 17,900 के नीचे आने पर दीप कुल मिलाकर 2 करोड़ 10 लाख शेयर निफ्टी में ऐसे हैं पुट राइटर्स जिन्होंने तेजी की पोजीशन बनाई पुट बेचकर, वो रिस्क पर है 17,900 के नीचे। तो ऑलरेडी 2 करोड़ 10 लाख शेयर रिस्क पर हैं। इसलिए जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, अगर 17,900 के आसपास आएंगे तो तेजी करने वाले ट्रेडर्स से अपनी पोजीशन होल्ड एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि 17,900 के ऊपर बंद होना बड़ा चैलेंज है, शायद ना हो। तो आपके लिए ऊपर की तरफ क्लोजिंग 17,900, नीचे की तरफ क्लोजिंग के बेसिस पे सपोर्ट 17,800 है। तो बचे हुए समय में इसी रेंज में शायद आप वक्त बिताएं, और हो सकता है 17,850 के आसपास या इसकी थोड़ा सा ऊपर
आप क्लोजिंग दे दें तो ज़्यादा खराब क्लोजिंग निफ्टी की दिख नहीं रही। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की समस्या ज़्यादा गंभीर है क्योंकि न सिर्फ आप 41,000 के लेवल के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, अच्छा खासा नीचे ट्रेड कर रहे हैं। 40,800 के नीचे बैंक निफ्टी जब ट्रेड कर रहा है, 1.25 करोड़ शेयर बैंक निफ्टी के पुट राइटर रिस्क पर हैं और ये 1.25 करोड़ शेयर सभी लेवल के हैं, डीप ऊपर से लेकर नीचे तक। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कोई खाली 41,000 के पुट राइटर, 41,500 के पुट राइटर भी अभी तक लटके पड़े हैं। तो आई थिंक बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन में ट्रैप ज़्यादा हुए हैं, इसलिए बैंक निफ्टी 41,000 पहुंच जाए ये भी अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। तो मेरा ये समझना बचे हुए समय में 40,875 से 41,000 की रेंज तक बैंक निफ्टी आता है तो वहां पर पोजीशन हल्की करने की कोशिश काफ़ी लोगों की होगी। 41,000 के ऊपर बंद होने की संभावनाएं धीमे धीमे कम हो रही है। अगर बंद हो जाता है तो फिर भी आप बचे हुए हैं 41,000 अगर हो गया तो और नहीं होता है तो फिर आपको डिसिप्लिन के तौर पर अपनी तेजी की पोजीशन कम करनी चाहिए। ये बैंक निफ्टी के डेटा बता रहे हैं। ऊपर में बेस्ट केस सिनेरियो में 41,200, 41,300 भयंकर सप्लाई चाहिए जितनी वहाँ पर है। सो आई थिंक बैंक निफ्टी में समस्या थोड़ी ज़्यादा, हालांकि है भी ओवरसोल्ड, शॉर्ट कवरिंग दिखा भी सकता है और बहुत हो गया शॉर्ट कवरिंग तो 41,200, 300, अदरवाइज 41,000 के आसपास और वहाँ पर आप थोड़ा हल्का होने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है सर, तो 41,000 पर थोड़ा हल्का। क्लोजिंग में 2 ही लेवल ध्यान में, 17,850, 41,000, 2 लेवल नोट करना है। अगर इन 2 लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहे हैं तो ठीक है, उतने बुरे नहीं है, बाकी बुरे तो जितने हैं वो आपके सामने ही बिल्कुल है। ठीक है सर, ओके, तो ये है आपके लिए इस समय बाजार की अनिल जी की स्ट्रैटेजी। आइए, कमजोरी तो बाजार में है। एक ग्रुप जो लगातार खबरों में भी रहा है और कमजोरी आ भी रही है वो आपके लिए अदानी ग्रुप शेयर्स। अदानी एंटरप्राइजेस देखिए वायदा का सेकंड बिगेस्ट लूजर है इस समय, ऑलमोस्ट 6% का कट आ रहा है। बाकी अदानी ग्रुप शेयर्स में भी कमजोरी है। आज की गिरावट के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज और हो चुकी है इस ग्रुप को लेकर, और आइए इस पर थोड़ी डिटेल्स जाते हैं। एक तो पहले वरुण भी है हमारे साथ, अरमान भी है। वरुण, पहले आपसे ही बात करते हैं कि आज की गिरावट के बाद इस ग्रुप के लिए अब क्या बदल चुका है, ये बताइए। इस ग्रुप से ज़्यादा दीप इसमें गौतम अडानी जी जो है उनकी पर्सनल वेल्थ अगर आप देखेंगे तो उसमें भारी भरकम इरोजन हुआ है। एक समय पे इनकी जो पर्सनल वेल्थ थी, जो ब्लूमबर्ग का बिलियनर इंडेक्स है बेसिकली, वहाँ से निकल के आया है। इनकी एक समय पे पर्सनल वेल्थ जो है वो करीब $120 बिलियन के आसपास थी, ये अब $50 बिलियन के नीचे पहुंच चुकी है। अब इनकी जो पर्सनल वेल्थ है वो करीब 49.1 बिलियन डॉलर के आसपास है। यानी कि उस रिपोर्ट के आने के बाद या फिर इस साल में अगर आप देखेंगे तो $70 बिलियन के आसपास की वेल्थ जो है वो इन्होंने गंवा दी है। इनफैक्ट हम लगातार बोलते थे कि अडानी जी जो है वो वेल्थ बनाने में सबसे आगे थे, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो ब्लूमबर्ग का जो मैं बिलियनर इंडेक्स देख रहा था उसमें लिखा हुआ था कि जो फॉर्च्यून 500 लोग हैं या फिर जो टॉप 500 लोग हैं उनमें वेल्थ गंवाने में गौतम अडानी जी जो है वो सबसे फास्ट है। इस स्पीड से इनकी वेल्थ इरोड हुई है और जाहिर सी बातें होगी भी, क्योंकि इनके स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद पिछले 1 महीनों में तगड़ी गिरावट देखने मिली। अडानी टोटल दिखे करीब 76% गिरा है, अडानी ग्रीन 70% की गिरावट इसमें देखने मिली है, अडानी ट्रांसमिशन 68%, एंटरप्राइजेस 53%, पावर करीब 41%, अंबुजा, अडानी पोर्ट जितने भी है सब गिरे ही है, कोई ऊपर तो चढ़ा नहीं है। तो जाहिर सी बात है अगर इतना मार्केट कैप इरोड होगा कंपनी की, ग्रुप कंपनीज का, और साथ ही साथ इनके पर्सनल वेल्थ भी इसके चलते कहीं ना कहीं इसमें इंटीग्रेटेड थी, तो इसके चलते इनकी जो पर्सनल वेल्थ है उसमें काफ़ी कुछ भारी भरकम गिरावट देखी। 120 बिलियन डॉलर से 50 से कम, 50 बिलियन, सॉरी 50 बिलियन से 50 बिलियन से कम हो गई अब। तो $70 बिलियन घटे हैं 120 पे 70 घटना मतलब कितना हुआ? 60% गई। ठीक है, और बढ़ने के लिए अब चाहिए इनको 140%। अगर 50 से वापस 120 जाने तो 140% वापस आने के लिए। अगर किसी को लगता है कि उनको शेयरों में बहुत नुकसान हुआ है, निफ्टी बहुत गिर गया है, तो सोचो गौतम अडानी जी का तो 120 से 50 रह गया है उनकी पर्सनल नेटवर्क। ग्रुप की भी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 19 लाख करोड़ के आसपास थी। हाँ, आज 19.6 थी, आज 8.3, $100 बिलियन के नीचे आ गई, 19 से 9 रह गई। तो वो करीब 120 बिलियन डॉलर जो है वो तो ग्रुप के ही साफ हो चुके हैं, और इनकी पर्सनल वेल्थ जो है वो $70 बिलियन की। तो मतलब मेरे ख्याल से 19-20 लाख करोड़ रुपए की होती थी टोटल इनकी। हाँ, बेस्ट केस में मतलब 20 लाख करोड़ के आसपास पहुंचे थे। 8.25 हो गए, 8.25 लाख करोड़ हो गए। वो बड़ा कट आया, बड़ा कट आया है। तो ये है।
पूरी की पूरी नेटवर्थ में बड़ी गिरावट। पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है सर इस ग्रुप को लेकर, एक्चुअली कुछ रिपोर्ट्स भी चल रही हैं, तो हमारी टीम ने थोड़ी डिटेल में पढ़ने की भी कोशिश करी और कुछ रिसर्च अरमान लेकर आए हैं कंपनीज के कैश फ्लो को लेकर। जरा अनुमान बताइए ये क्या पूरा मामला है, ये क्या नई चीज़ निकल कर आई है? देखिए बिल्कुल, अगर कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आई है इसमें, क्योंकि कंपनी ने जो 14 फेब को जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन या प्रेस रिलीज दिया था उसमें उन्होंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का डेटा बताया। अब इंटरेस्टिंग ये है कि उन्होंने बताया कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो डेटा है वो लगभग 31,600 करोड़ का है, पर अगर आप उसमें नोट्स टू अकाउंट्स देखेंगे तो वहाँ पर उन्होंने बताया है कि कैश ऑन कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या इंक्लूड करा है। उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो मनी डिपॉजिट्स और जो डिपॉजिट्स हैं जो 12 महीनों से ज़्यादा के हैं उसे भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में उन्होंने इंक्लूड कर लिया है। अब इसकी हमने कैलकुलेशंस चेक इसलिए करी कि अगर अभी ये चेंज हुआ है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले भी ऐसा था। तो अगर आप पहले जितनी भी इनकी कंपनियां वहाँ पर आप एनुअल रिपोर्ट में देखोगे तो वहाँ पर ये जो अमाउंट है जो मनी डिपॉजिट्स या सिक्योरिटी डिपॉजिट जो 12 महीने के बाद का है वो अदर नॉन करंट असेट्स के अंदर था, उसे अब हटा के इसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर डाल दिया गया है। इसका रेलेवेंस इस बात से है कि अगर मेरे को अभी का 31 दिसंबर को तो बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स नहीं आते हैं तो उसका क्लैरिफिकेशन तो नहीं है कि कितना इसमें है, पर अगर आप 31 मार्च की बात करें जो पिछले साल 31 मार्च 2022 में था, वहाँ पे अडानी पोर्ट में ये सिर्फ मार्जिन मनी और डिपॉजिट जो 12 महीने के बाद के हैं वो लगभग 2000 करोड़ के थे, अडानी ट्रांसमिशन में 1000 करोड़ के थे, अडानी ग्रीन में लगभग 1800-2000 करोड़ के थे। तो लगभग मोटा मोटी इन 4-5 कंपनियों में ही अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो अमाउंट है वो 5-6 हज़ार करोड़ का था, जो कि अभी का डेटा तो नहीं है, पर इसमें ये जो 31,600 करोड़ का जो उन्होंने डेटा बताया है उसमें ये वाला फिगर भी इंक्लूडेड। और अगर आप देखेंगे इसी पे इन्वेस्टर ने कंसर्न भी रेस करा है कि अगर ये 12 महीने के बाद के हैं तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैसे आ सकते हैं। डेफिनेशन चेंज कर दी एग्जैक्टली नोट्स टू अकाउंट्स में तो यही आ रहा है कि वो जो डिपॉजिट जो 12 महीने के बाद के हैं उसको भी उन्होंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में ले रखा है। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है? नहीं, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस तो आप करंट असेट्स के हिसाब से अगर आप लेंगे तो वो 90 डेज के लिए आ जाता है। अब 90 डेज से ज्यादा वो क्यों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में है वही क्लैरिफिकेशन इन्वेस्टर्स भी मांग रहे हैं कि ऐसा क्यों है। अकाउंटिंग पॉलिसीज में ये बड़ा चेंज हुआ है। लेट्स सी क्या कुछ आता है इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन, लेकिन ये डेटा है जो आपके सामने इस वक्त आपको नजर आएंगे। ओके, तो अदानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट रुकती हुई नजर नहीं आ रही, अब भी दबाव बरकरार है। ऐसा लग रहा है बैंकिंग शेयरों में गिरावट की वजह से भी वो सेंटिमेंटल इफेक्ट है। आप देखिए बैंकिंग शेयर और अदानी ग्रुप के शेयर साथ साथ अच्छा दिखाते हैं, बढ़ने में भले बढ़े ना बढ़े, घटने में साथ जरूर दे, बिल्कुल वैसा होता दिख रहा है। आइए बसंत साहब भी कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, बिल्कुल के साथ उनका भी करते हैं स्वागत। बसंत साहब स्वागत है आपका। कहीं कोई रिलीफ के संकेत है नहीं, डे लो के आसपास हैं बाजार और बैंक्स बड़ी तेजी से फिसल रहे हैं, बताएं सर क्या है व्यू आपका और अपडेट्स भी। तो अनिल जी पहले अपडेट दे दूं आपको, बॉश, टाटा मोटर, बजाज ऑटो, परसिस्टेंट सिस्टम, डालमिया सीमेंट, अल्ट्राटेक, मदरसन सारे न्यू हाईस पे चले गए। आज के नहीं 52 वीक हाई, बॉश, अल्ट्राटेक एंड मदरसन एंड डालमिया। और आपको बैंक निफ्टी जलाया था 40,700 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस है, आप ये जरूर ध्यान रखिए क्लोजिंग बेसिस पे। जैसे आपने कहा अब आज क्या रोज ही कोई ना कोई खबर आएगी अडानी पे, और अब तो नेगेटिव साइड पे ज्यादातर, ऑल दैट इज इन द प्राइसेस। आई वुड बी वेरी वेरी सरप्राइज्ड इन द लास्ट 2 days व्हाट विल हैपन, बिकॉज जैसे लास्ट मंथ में नेगेटिव हुआ है, हो सकता है ये पॉजिटिव हो जाए। तो आई थिंक वी आर वेरी वेरी क्लोज टू अ बॉटमिंग आउट प्रोसेस, बिकॉज फियर इज डोमिनेंट और आपको पता है एक्सपायरी है। मैं फिर बोलता हूं नेक्स्ट वीक वी विल क्रॉस 18,200 विद कन्विक्शन, तो आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव। और बैंक निफ्टी मैंने आपको कहा 41,500 से 800 का टारगेट, 40,700 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस। मैं जितना भी करेक्ट हूं सर, स्टॉप लॉस तो रखना है क्योंकि उसमें तो कोई दो राय नहीं, जिसका लॉस कटता है वो तो कटना ही है। आपके लिए अब 2 पिक्स है अनिल जी, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी सर प्लीज बताएं। तो सबसे पहले लीजिए रिलायंस, जो मेरे हिसाब से हमारे को 18,200 ले जाएगा वो है रिलायंस। 2650 2700 का टारगेट अगले हफ्ते तक, तो 2600 का टारगेट रखिए। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 2360, but Reliance is headed to 2600. This will be the bellwether which will set the cat amongst the pigeons. और दूसरा पिक BEL, आप देख सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक, भारत डायनामिक। BEL इज अ नो ब्रेनर, जिस तरह से उनको ऑर्डर फ्लो और ये इजराइल से आए हैं
मुझे लगता है इनकी तो अगले 18 मंथ की अर्निंग को री रेट होएगा। 94.50 में लीजिए, 91.50 का स्टॉप लॉस, 105 का टारगेट BEL। ओके, रिलायंस और BEL, RIL BEL दो हैं वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय है वसीम साहब की। 2415 के आसपास लीजिए, 2360 का स्टॉप लॉस, 2600 का टारगेट, 2600 टारगेट, 2360 स्टॉप लॉस। BEL 94 हाफ में लीजिए, 91 हाफ का स्टॉप लॉस है, 105 टारगेट, 105 का टारगेट, 9150 का स्टॉप लॉस। ये है आपके लिए राय आती हुई दिख रही। ओके, तो ये है आपके लिए बाजार दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास से बस खाली एक ही चीज है दीप की, अब गिरना बंद किया है। फ्रेश गिरावट नहीं हो रही, जो हम सपोर्ट रेंज बोले थे 40,525 40,675 की रेंज में, वहाँ बैंक निफ्टी रुकता हुआ नजर आ रहा है। लेट्स सी आखिरी पौन घंटे में अब कुछ और बेहतर हम हो पाते हैं या नहीं। दबाव अभी तक तो बरकरार है। तो ये है आपके लिए बाजार पर इस समय वीकनेस। कुछ और काउंटर्स जहां पर थोड़ी वीकनेस बढ़ती हुई दिखी। इनफैक्ट अनिल जी पिछले कुछ मिनट में सेलिंग स्टॉक्स में ज़्यादा हुई है। इंडेक्स लेवल पर तो आप थोड़ी स्टेबिलिटी इस समय आते हुए देख रहे हैं। आज डेल्टा को 3% टूटा हो। सुबह भी हम बात कर रहे थे, एक बार अविनाश जी से भी इस पर राय ली जाए। अविनाश जी, क्या हुआ है सर, डेल्टा में कुछ खबर है, कुछ ट्रिगर है, या फिर ये बाजार के मूड माहौल के साथ, क्योंकि 200 के नीचे आज काफ़ी कमज़ोर हुआ है सर? नहीं, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि मार्केट सेंटिमेंट से ही हो गया है, क्योंकि देखिए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में इनका जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही स्ट्रांग है। और पिछले बार जब Q3 के नंबर्स आ गए थे तभी मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत पॉजिटिव थी। उनका आउटलुक आने वाला क्वार्टर एज वेल एज FY24 के लिए काफ़ी स्ट्रांग था। तो मुझे लग रहा है कोई फंडामेंटल रीजन नहीं लग रहा है। आई थिंक मुनाफा वसूली लग रही है, जो मेरे ख्याल से मार्केट सेंटिमेंट से ड्रिवन है। मार्केट सेंटिमेंट ड्रिवन ये आपको दिख रहा है। नंदलेस कमजोरी थोड़ी बड़ी हुई है डेल्टा में, और आज ब्रेकडाउन भी हमने इस पर आते हुए देखा है। देखते हैं यहाँ से संभलता है या फिर और कमजोर होता है। पीरामल एंटरप्राइजेस ये भी एक रिकवरी अटेम्प्ट कर रहा था, बट उसके बाद आज फेल हुआ है। 3% का कट है। एक बार वागले साहब से पीरामल की चार्ट पर राय ली जाए। वागले साहब, आज फिर से 850 के नीचे आ गया सर। दीपांशु, 900 910 में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। कल का टॉप भी वही था, वहीं से घुमा है। कल का है आई थिंक 908 के आसपास था, और आज वापस मार्केट के साथ वीकनेस है। लेकिन यहाँ पर बेचने का मतलब नहीं है। आपको बेचना था तो 860 865 के आसपास बेचना था, क्योंकि अभी एक सपोर्ट है 810 820 में। तो नीचे में वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। अगेन लिमिटेड अपसाइड 800 820 ऑन द डाउन साइड, 880 890 ऑन द अपसाइड, ये रेंज रहेगी। ओके, ये है पीरामल 820 तक के निचले स्तर इस पर आते हुए दिख सकते हैं। ओके, बिल्कुल सचिन जी के लिए BTS डबल T वाला। जी सर बताएं। अनिल जी, ये स्टॉक रिकमेंडेशन हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दी है। खरीदारी करनी है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के फ्यूचर्स में, जो लगभग अराउंड 3760 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो काफी बड़े राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट का यहाँ पर एक पैटर्न का एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ था थर्सडे के सेशन में। एक पुलबैक होने के बाद वापस ये मूव रिज्यूम होते हुए नजर आ रही है। तो 3920 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन अभी भी बनानी है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के काउंटर में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है लगभग अराउंड 3696 पे, एंड खरीदारी करनी है LTTS के फ्यूचर्स में। LTTS खरीदारी करने की राय इस स्टॉक में। मिड कैप IT शेयरों में एक्शन भरपूर है। वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी परसिस्टेंट पर है ये। ओके, और यहाँ पर खरीदारी करने की राय 3696, ये आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल 3920। सर या तो IT पे बाय कॉल्स आ रही हैं, बैंक पे सेल कॉल आ रही है, कुछ चल ही नहीं रहा है। इससे एक चीज याद है, किसी को आजकल कुछ भी काम बोलो, काम होता ही नहीं दीप। बहुत प्रॉब्लम वाला काम हो गया। यस। आज सुबह भी मैंने किसी को कुछ काम दिया था, अब कोई याद ही नहीं रखता, भूल गए। दो एक्सपर्ट्स। हाँ, किसी को याद आया, किसी को कुछ काम दिया गया था सुबह। जी कुणाल जी ने पहले हाथ खड़ा किया जी। अनिल जी, मुझे याद है आपने बंसल जी को काम सौंपा था अनिल जी, लेकिन वो पूरी तरह भूल गए अनिल जी। अच्छा, हिमांशु जी बताएं। अनिल जी यही था बिल्कुल। अच्छा,
तो आप लोगों ने जरूर नहीं समझी कि बंसल जी को याद दिलाए, या आप ये चाहते थे कि उनकी ऑनरी खिंचाई होने दो, उसके बाद ही मजा आएगा? वाह बंसल जी, कैसे कैसे दोस्त रखे हैं आपने। देखो कोई आपको याद भी नहीं दिला कि आपको एक काम याद दिलाना था। नहीं अनिल जी, आपने मुझे एक नहीं 2 काम दिए थे अनिल जी। एक तो मैंने कर दिया, दूसरे में अनिल जी फेल हो गया। बट अनिल जी एक में तो मतलब कि फ्लाइंग कलर से पास हुआ हूँ। कौन सा वाला काम किया, हमें पता ही नहीं चला। वाह, कौन सा वाला किया? अनिल जी आपने जिम्मेवारी दी थी, वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच है, इंडिया को जिताना है। 5 दिनों के अनिल जी पास थे, मतलब कि एक भी दिन मैच देखने नहीं गया। यस अनिल जी कितना बड़ा काम करा है मैंने। यस 100%, ऑल क्रेडिट गोज टू यू बंसल जी। आप नहीं गए, उस वजह से इंडिया जीत गया, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद सर। लेकिन बाकी दूसरा वाला जो मैंने बोला था हैप्पीएस्ट माइंड, सुबह बालजी राकेश जी ने हैप्पीएस्ट माइंड पर खरीदारी करने की राय दी थी 1000 पर। मैंने कहा इससे जुड़ा हुआ मैं एक सवाल पूछूंगा। अब ये सवाल आप सभी, हमारे कहाँ सारे एक्सपर्ट्स कहाँ, एक्सपर्ट्स को दिखाइए। आपको क्या लगता है पूरे पैनल में अपने जो भी जितने भी एक्सपर्ट्स आते हैं जिनमें सबसे हैप्पीएस्ट माइंड वाला आदमी कौन है? ये इस सवाल का आपको जवाब देना है। और आप है ना मुझे या तो ऑनर देना चाहें तो ऑनर दे दीजिए, और मैसेज करना चाहे तो मैसेज करके फिर मैं देख लूंगा किसके ज़्यादा। एनीवन, एनी आंसर? हैप्पीएस्ट माइंड कौन है? कोई बताना चाहता है, या अपने वोट गुप्त रखना चाहते हैं तो आप मुझे, और नहीं तो फिर मैं दर्शकों से भी पूछ सकता हूँ। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, इसमें अनिल जी एक दुविधा है। अनिल जी हैप्पीएस्ट जो एनालिस्ट है वो अलग है, और माइंड वाला एनालिस्ट अलग है अनिल जी, तो ये दोनों साथ वाला मुश्किल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन मिलना मुश्किल है, इसलिए मेरा सवाल भी मुश्किल है, आसान नहीं है। तो हमारे दर्शकों के सामने भी यही सवाल है, आपको क्या लगता है पैनल पे हैप्पीएस्ट माइंड कौन है? जरा मुझे ट्वीट करके बताइए। तब तक वागले साहब के लिए बिल्कुल वागले का वंडर। जी सर फरमाए। अनिल जी ये मेरा वाला स्टॉक है, आपको स्टॉक का नाम बताना है। दीप ने एसआरएफ बोल दिया पहले ही। नहीं एसआरएफ नहीं है, और इंडिया बुल्स भी नहीं है। इंडिया बुल्स तो होता तो भी मैं नहीं बोलता। इंडिया बुल्स के साथ तो मेरी ऐसी मतलब यादें जुड़ी हुई। हाँ, मतलब नींद में भी कोई उठा के बोले तो मेरे को मतलब 440 वोल्ट का शॉक लगता है। थोड़ा हिंट तो दीजिए वागले साहब, ऐसा मतलब बताइए थोड़ा। जी मैं हिंट देते देते प्राइस भाग जाएगा। स्टॉक है गुजरात गैस, इसमें बड़ा वाला ब्रेकआउट की तैयारी है, 500 के ऊपर अभी निकला है। इसको 496 के स्टॉप लॉस से बाय करें। 515 से 520 आपको 1 से 2 दिनों में मिलने चाहिए। 515 520 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। गुजरात गैस वागले साहब का फेवरेट स्टॉक, लगातार 150 पौने 200 रुपए से रिकमेंडेशन लिस्ट में बड़े टारगेट के लिए हमेशा वागले साहब ने दी है, इसमें खरीदारी की राय। बढ़ते आगे, और संवर्धन मदरसन, ये वो कंपनी जो शॉपिंग करने के लिए जानी जाती है, जब तब जहां तहां जैसा भी मौका मिले छोड़ती नहीं है कोई भी कंपनी को खरीदने के लिए। और एक और शॉपिंग की है ना, एक कंपनी और जुड़ी है जर्मनी की, आइए जानते हैं डिटेल्स। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुशल बताइए, जो कंपनी खरीदी है संवर्धन मदरसन ने, उसकी डिटेल्स क्या है और मदरसन को इससे फायदा क्या होगा, जरा समझाएं। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्विजिशन है। इनफैक्ट पिछले 5 महीनों में सर ये तीसरा बड़ा अधिग्रहण है जो संवर्धन मदरसन ने किया है। यहाँ पर आप देखिए, जो जर्मनी की कंपनी है सास ऑटो, इसको इनकी सब्सिडरी ने अधिग्रहण किया है लगभग 4,800 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू पे। अब अगर आप CY22 का इनका रेवेन्यू देखेंगे, नेट रेवेन्यू देखेंगे, तो वो लगभग 8,000 करोड़ रुपए का है, और अगले 5 से 8 महीनों पे ये अधिग्रहण पूरा हो जाएगा। एंड वैल्यूएशन के लिहाज से आप देखिए तो जहां पर संवर्धन मदरसन EV टू सेल्स रेशियो करीबन 0.8 का है, इनका सास का EV टू सेल्स रेशियो 0.6 का है, तो बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं लग रहा है कि यहाँ पर ये अधिग्रहण होता हुआ दिखा है। हालांकि आप जिस एडवांटेज की बात कर रहे थे उसमें सबसे बढ़िया एडवांटेज इनको
आपको ग्लोबल कॉकपिट मॉड्यूल में मिलेंगे, यानी कि जो डैशबोर्ड रहता है कार्स का, वहाँ पर कंपनी की बहुत बड़ी बादशाहत है। और यहाँ पर इनके लिए यानी कि संवर्धन मदरसन के लिए एक नया ही एक प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस होता हुआ दिख रहा है, यानी कि इसके पहले करीबन 0.3% इनके ओवरऑल रेवेन्यू चंक में इस चीज़ का हिस्सा होता था, अब 8% हो जाएगा ये। तो अपने आप में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। साथ ही सास की अगर आप ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन देखेंगे तो यूरोप से करीबन 60%, अमेरिका से 31% और चीन से 9% इनका रेवेन्यू आता है। लीडिंग ईवी ओईएम जो है सास के कस्टमर बेस में करीबन 32% रेवेन्यू शेयर देता है। और कुछ एक आर्टिकल्स में पढ़ रहा था, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो लीडिंग ईवी ओईएम है ये टेस्ला हो सकती है। तो ये एक बड़ा इनके लिए चेंज होता हुआ दिखेगा, खासकर ओईएम्स में क्रॉस सेलिंग का अच्छा मौका मिलेगा। और साथ साथ ईवी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी का वो जो किट वैल्यू होती है ईवी की, वो लगातार ये इंक्रीज कर लेंगे। तो सास के अधिग्रहण के बाद अगर आप सास का ओवरऑल रेवेन्यू देखेंगे तो नेट रेवेन्यू में 50% हिस्सा इनका ईवी से ही आता है। तो क्लियर कट यहाँ पर जो इनको आगे फ्रंट फुट पे अधिग्रहण के बाद इनऑर्गेनिक ग्रोथ जो मिलती हुई दिखेगी वो ईवी सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा मिल सकती है, और इसी वजह से यही रैशनल से इन्होंने ये अधिग्रहण किया है। ओके, तो ये है आपके लिए मदरसन का ये नया एक्विजिशन और इससे होने वाले फायदे। अविनाश जी से एक बार राय ली जाए संवर्धन मदरसन पर। अविनाश जी कैसे देखते हैं? हम बड़ा एक्विजिशन किया है, लगभग 5,000 करोड़ का। अनिल जी देखिए, मदरसन नया नाम कंपनी का है, इसने हिस्टोरिकली इनऑर्गेनिक एक्विजिशन से अपने ग्रोथ नंबर्स बहुत अच्छे दिखाए और इनका स्ट्रेटेजी क्लियर एंड सिंपल है। ये इनऑर्गेनिक एक्विजिशन से ही अपना ग्रोथ नंबर आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो एक्विजिशन हुआ है डेफिनेटली वैल्यू एक्रेटिव है। इसका इम्पैक्ट आपको अगले 6 से 12 महीने में नंबर्स में ज़रूर देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से दिक्कत यही है कि काफ़ी हद तक ये एक्विजिशंस डेट फंडेड होते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें और अर्निंग्स ग्रोथ की बात करें तो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है ग्रुप का कि इन्होंने कोई भी एक्विजिशन जो किया है उसको काफ़ी प्रॉफिटेबल बनाया खरीदने के बाद। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि निवेशकों को लंबी नज़र की से डेफिनेटली इसमें एक छोटी पोजीशन बनानी चाहिए। मेरे ख्याल से अगले 1.5-2 साल का अगर नज़रिया कोई रखता है तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड करंट लेवल से भी मिल सकता है। तो अच्छे लेवल्स हैं, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड करंट लेवल से भी मिल सकता है, और नई एक्विजिशन भी करी है संवर्धना मदरसन, इस पर रखनी है नज़र। अविनाश जी, एक और ऑटो स्टॉक पर आपकी राय लेनी, उससे पहले ज़रा खबर क्या है ये जान लें। टाटा मोटर्स आज सुबह हमारे रेडार पर भी आया था, इसके बारे में कुछ खास डिटेल्स हमारे पास, बस कुछ ही देर में आपको ये भी बताएंगे। उससे पहले एक बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। डीप खरीदारी करनी है एसीसी के फ्यूचर्स में 1850-1851 के करंट लेवल्स हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 1835 रुपए का, अपसाइड में 1875 और 1890। ये दो टारगेट्स मेरा ऐसा मानना है कि कल सुबह तक देखने को मिल सकते हैं। सीमेंट स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। एसीसी अंबुजा थोड़े से प्रेशर में थे, लेकिन अब अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में पिछले 10 मिनट में कुछ खरीदारी लौटते हुए नजर आई है और एसीसी का चार्ट रिलेटिवली काफी बेटर प्लेस्ड है, डेटा भी पॉजिटिव है। मुझे लगता है 1900 रुपए तक ये एसीसी जाने के लिए तैयार है, यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 1900 के टारगेट्स के लिए एसीसी इस पर करें खरीदारी। 1875 1890 इनिशियल टारगेट्स आपके लिए ये रहेंगे। नितिन जी भी हमारे साथ तैयार, करते हैं उनका स्वागत। निफ्टी के निशानबाज नितिन मुरार का। स्वागत है नितिन जी, गुड आफ्टरनून सर। बताएं कैसे देख रहे हैं बाजार के एक्शन को, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी? देखिए सर, थर्सडे को मंथली रोलओवर्स हैं, मंथली एक्सपायरी है, बट रोलओवर्स में नेगेटिव डेटा दिख रहे हैं। इनफैक्ट रोलओवर्स भी शॉर्ट साइड हो रहे हैं और खास तौर से बैंकिंग में नेगेटिव डेटा रोलओवर्स हो रहे हैं, बैंकिंग के स्टॉक्स भी वीक हो रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सपायरी में हम लोग 17,700 की तरफ आ सकते हैं। तो यहाँ पे 17,850 जो एट द मनी है ये वाली पुट खरीदेंगे जो 71 में मिल रही है। एट द मनी पुट लेंगे 71 में मिल रही है, जिसका स्टॉप लॉस होगा करीब 35 रुपए का। आज का डे लो 32 है, मैं 35 का स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, यानी 30-35 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है। और ऊपर टारगेट इसके फर्स्ट टारगेट होंगे 110 के और सेकंड टारगेट 135 तक हो सकते हैं। ओवरऑल डेटा नेगेटिव बन रहा है। अभी लास्ट के 15-20 मिनट में थोड़ा बाउंस आया है। ये फ्राइडे को भी ऐसा ही हुआ था कि लास्ट में बाउंस आया था, फिर सेलिंग आई थी। ओवरऑल डेटा फॉर्मेशन एक्सपायरी के ख्याल से नेगेटिव, हम एट द मनी पुट खरीद रहे हैं। द मनी 17,850 का पुट ऑप्शन खरीदे 71 रुपए के आसपास, 35 का स्टॉप लॉस, 135 का टारगेट,
110 और 135 दो टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। राय नितिन जी की आपके लिए आती हुई पुट खरीदने की आखिरी आधे घंटे में घुसने के पहले 40,700 पर है निफ्टी, 422 अंकों का नुकसान, और बैंक निफ्टी आपको नजर माफ कीजिएगा, बैंक निफ्टी और निफ्टी पर 95 अंकों का नुकसान। डाउ फ्यूचर्स अब 50 अंक नीचे है, नेस्डेक फ्यूचर्स 25 अंक नीचे। बढ़ते आगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ती जरूरत को टाटा मोटर्स तेजी से भुना रही है। कंपनी ने उबर के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सप्लाई के लिए बड़ा करार किया है। क्या है ये करार, इसकी डिटेल्स लेकर हमारे साथ हैं कुशल बताइए, टाटा मोटर्स क्या करने जा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में? देखिए सर, यहाँ पर इन्होंने 2021 में एक एक्सक्लूसिव ब्रांड लॉन्च की थी अपने जो फ्लीट पार्टनर्स है, एक्सप्रेस टी करके इलेक्ट्रिक सेडान है, तो ये इन्होंने लॉन्च की थी 2021 में। 2022 में इन्होंने 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये इलेक्ट्रिक सेडान्स के लिए ही ऑलरेडी ब्लू स्मार्ट जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी है उनके साथ करार कर लिया था। और 2023 में आप देखिए अभी ही इन्होंने उबर के साथ जो एमओयू साइन किया है वो अपने आप में काफ़ी बड़ा है। 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ये करार किया गया है। तो इसके तहत ये प्रीमियम कैटेगरी के अंतर्गत उबर अपनी ये एक्सप्रेस टी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सर्विस लॉन्च करने वाली है, और इसमें जो फ्लीट पार्टनर्स हैं उनको ये ऑफर करेंगे। एंड अक्रॉस कंट्री यानी कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद में टू स्टार्ट ऑफ विद ये सर्विसेज स्टार्ट की जाएंगी, और इसी महीने से ही ये चरणबद्ध तरीके से गाड़ियों की डिलीवरी करेगी टाटा मोटर्स। तो 25,000 अगर मैं ऑर्डर साइज के हिसाब से बात करूं, ये वैल्यू तो दी नहीं है, बट एक्स शोरूम वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो करीबन औसतन कीमत 13 लाख रुपए है इस एक एक्सप्रेस टी यूनिट की, और 25,000 ईवी के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 3,260 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अपने आप में ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर साइज है। टाटा मोटर्स लगातार अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बढ़ा रही है, और जिस तरह का करार है आगे चलकर जितनी भी राइड हेलिंग ऐप्स है, हो सकता है कि आपको यहाँ पर फर्दर टाटा मोटर्स के लिए और नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिलते हुए दिखें। तो 25,000 गाड़ियों का ऑर्डर मिला इन्हें। 25,000 गाड़ियों उबर को पूरे वर्ल्ड वाइड क्या इंडिया में? इंडिया में अभी के लिए इंडिया में 25,000। ओला को भी दिलवाओ ना इनसे। ओला तो अपनी कार कर देगी यार, मतलब थोड़ी गाड़ियां तो बढ़िया हो जाए इसी बात। नई वाली कब मिला है ना, पुरानी तो नहीं बनाएगी। नहीं ओला उबर में गाड़ियों की, नई गाड़ियों की बहुत सख्त जरूरत है। ज्यादा बहुत ज्यादा है ना। मैंने तो आजकल बंद ही कर दिया एक्चुअली। इससे बढ़िया ऑटो लगता है कि ऑटो में बैठ जाओ, ज्यादा ठीक है, है ना। और ध्यान से ना बैठो तो आपके कहीं कील वील, कहीं कहाँ कुछ कपड़े वपड़े वो सब अंदर घुसते ही वो बाहर डोर की हालत देख के हाँ पता चल जाए, बड़ा बुरा हाल है। बंसल जी इस पर विशेष टिप्पणी करेंगे। बंसल जी, क्या मतलब आपको लगता है कि ओला के साथ, उबर के साथ ओला और बाकी सब जगह जितने ये एग्रीगेटर्स हैं उनको नई कैब्स देने की जरूरत है टाटा मोटर्स को? अनिल जी बिल्कुल नई कैब देने की जरूरत है, और बिल्कुल अनिल जी मैंने भी अनिल जी बिल्कुल ओला उबर बिल्कुल बंद कर रखा है, और आपने तो अनिल जी स्पीचलेस कर दिया। और सबसे हैप्पी तो अनिल जी आप हैं जो आपने स्टेटमेंट दे दिया कि आप ऑटो में शिफ्ट कर गए हैं। अनिल जी मेरे को मालूम है आप ऑटो में शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जर्नी होती है लंबी। ऑटो में बैठ के अनिल जी, एक तो आपका नेटवर्क वाला वोडाफोन है, ऊपर से ऑटो में बैठेंगे तो अनिल जी फोन पे बात कैसे करेंगे अनिल जी? ना ऑफिस आते जाते ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, बट ओला उबर को नई कार्स की जरूरत है अनिल जी। अरे वो तो इमरजेंसी वाली बात बता रहा हूँ। इमरजेंसी में कभी जरूरत पड़ जाए कि भाई ठीक है, वो ऐसा दोनों तरफ से हवा भी आती है ऑटो में, फर्स्ट क्लास, प्लेजेंट है। बढ़िया है। जी बंसल जी। अनिल जी कभी आपको ऐसी इमरजेंसी हो तो बताइए ना, कुणाल जी ने हेलीकॉप्टर लिया हुआ अनिल जी, दरवाजा खुला करके अनिल जी हवा दीजिएगा। उनके हेलीकॉप्टर का पायलट बड़ा खतरनाक है, आपको बता दिए, छोटे कुणाल जी। वो उड़ाते हैं, वो हेलीकॉप्टर उन्हीं के लिए स्पेशली रिजर्व रखा गया है। चलिए, तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स पर एक बार जरा राय ली जाए फंडामेंटल अविनाश जी से। अविनाश जी, बड़ा ऑर्डर 25,000 गाड़ियों का उबर से मिल रहा है, वाकई में बड़ी खबर है इस कंपनी के लिए। बताएं सर आपकी राय। नहीं, बिल्कुल अनिल जी, काफी पॉजिटिव खबर है। और जैसे ये डील हो गया है उबर का, आई थिंक ब्लू स्मार्ट भी इनके साथ है, तो मैं समझता हूँ कि इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो इकोसिस्टम है वो इंडिया में बहुत जल्दी बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऑलमोस्ट 40 से 45% का मार्केट शेयर एंजॉय करती है, तो इसका फायदा जरूर टाटा मोटर्स को अपने नंबर्स में देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आने वाले साल में ये नंबर और भी बढ़ेगा, बट डेफिनेटली ये अच्छी शुरुआत है। तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स पर आए। जय ठक्कर जुड़ रहे हैं हमारे साथ कार्यक्रम में, देंगे आपको कैश का ऑप्शन, और उसके ठीक बाद पिक ऑफ द डे भी आ रही है कुणाल जी राकेश जी की तरफ से। तो पहले जय के लिए बिल्कुल कैश का ऑप्शन।
यह स्वागत है आपका, बताएं क्या है इरादा? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु। अनिल जी, व्यू थोड़ा बेरिश ही है, इसीलिए फिन निफ्टी का 18,250 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदने की मेरी सलाह है। अभी ये 57 रुपये के आसपास अनिल जी ये ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदे। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 9 रुपये का। सो 57 पर खरीदे फिन निफ्टी का 18,250 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन। ये कल ही की एक्सपायरी का है अनिल जी। टारगेट, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा 104 का, एंड सेकंड टारगेट कम्स टू 128। सो 104, 128 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है इसको। मुझे ऐसा लग रहा है कि फिन निफ्टी में जो हिसाब से आज के ट्रेडिंग सेशन में क्लियर ब्रेकडाउन है, यहाँ पे शॉर्ट्स बनते हुए देखने मिल रहे हैं अनिल जी। हाई लेवल्स पर क्लियर कट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस फेस करेगा ये इंडेक्स, और कल ही एक्सपायरी है। सो आई एम नॉट सीइंग एक्सपायरी अबाउट द लेवल्स ऑफ 18,300, 350 ऑन दी अपसाइड। ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है ये इंडेक्स के लिए। 350 के ऊपर आता है तो डेफिनेटली व्यू चेंज हो सकता है अगर क्लोज आता है तो एक्सपायरी के दिन, बट फेलिंग टू डू सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अनिल जी इसमें लगभग 18,000 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं, विच इज़ नियरली अराउंड 200 से 220 पॉइंट्स नीचे करंट लेवल से। सो फिन निफ्टी पे बेरिशनेस लग रही है, इसलिए पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई निफ्टी फाइनेंस फिन निफ्टी पर खरीदारी करने की, और वो खरीदना है पुट, यानी कि मंदी की पोजीशन बनानी है। मंगलवार कल है, हाँ कल की एक्सपायरी वाला। निफ्टी फाइनेंस की एक्सपायरी जो होती है, फिन निफ्टी जिसको हम बोलते हैं, उसकी एक्सपायरी होती है मंगलवार को, ये ध्यान रखें। तो कल की एक्सपायरी वाला 57 रुपये वाला पुट खरीदा, 9 का स्टॉप लॉस, 104, 128 के टारगेट के लिए। ये राय जय ठक्कर की तरफ से। आइए पिक ऑफ द डे का बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी, हमारा पिक ऑफ द डे है अल्ट्राटेक सीमेंट। इसके अंदर देखें तो 7400 के ऊपर कैश मार्केट के अंदर नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट हो रहा है। बड़ी इंटेंसिटी का एक बड़ा ब्रेकआउट है। बस नेगेटिव एक ही चीज है कि मार्केट गिर रहा है। जिस तरीके का ब्रेकआउट है, ये स्टॉक 250, 300, 400 रुपए मतलब कि शॉर्ट टर्म में 1-2 दिन में ऊपर बढ़ने का दमखम रखता है। तो टू मी इट्स डू नॉट मिस काइंड का ब्रेकआउट। अल्ट्राटेक सीमेंट पर एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए अनिल जी, 7350 के ऊपर एक ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है, और नीचे स्टॉक में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है जिसके लक्ष्य 8100 रुपए के हैं। तो अभी भी स्टॉक में काफी बड़ा हेडरूम बचा है और नया ब्रेकआउट है, तो इन स्तरों पर खरीदारी करके चलने की हमारी राय है। इस स्टॉक में एक स्टॉप लॉस रखना होगा, और स्टॉप लॉस रखें 7375 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 7375 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। पहला टारगेट 7575, दूसरा टारगेट 7650, 7650। 7375 का स्टॉप लॉस, 7575 पहला टारगेट, 7650 दूसरा लक्ष्य। ये है राय आपके लिए अल्ट्राटेक सीमेंट में खरीदारी करने की आती हुई। 7375, 7375 ये स्टॉप लॉस का लेवल है। 7575, 7650, 7575, 7650 ये दो टारगेट है जिसके लिए करनी है आपको अल्ट्राटेक में खरीदारी। सीमेंट की बात निकले तो आज सुबह ही हमने सीमेंट सेक्टर के बड़े दिग्गज से आपकी मुलाकात कराई, और वो थे आईकैन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के अनिल सिंघवी साहब, और उन्होंने हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा भी कि सीमेंट कंपनियों के लिए आने वाला समय बेहद दमदार, बेहद मजबूत है, और उन्हें खुद को सीमेंट सेक्टर का लंबा चौड़ा गहरा अनुभव है। काफ़ी लंबा समय उन्होंने अंबुजा सीमेंट में बिताया, अभी वो श्री दिग्विजय सीमेंट के चेयरमैन भी है। आइए सुन लीजिए क्या कहा था उन्होंने सुबह आपको। मार्च 2023 की टोटल क्षमता जो इंडस्ट्री की प्रोड्यूस करने की है वो करीबन 35 मिलियन टन है, और डिमांड भी मार्च 23 की 25 मिलियन रहने वाली है। तो अभी मान के जिले के सीमेंट के अंदर और बहुत बड़ी नई कैपेसिटीज नहीं है। सीमेंट का सबसे बड़ा मुश्किल रहा है कि लोग बड़ा अनाप शनाप कैपेक्स कर लेते हैं और कोई आरओई और आरओसी पे ध्यान देता ही नहीं है। इंडस्ट्री अब थोड़ी सी जाके आरओई आरओसी पे काम कर रही है, वो एक बहुत बड़ा चेंज आया, और वो बदलाव के कारण आप देखेंगे अगले 2-3 साल के अंदर सीमेंट, मेरे हिसाब से सीमेंट सेक्टर शुड गिव अ वेरी गुड रिटर्न। तो सीमेंट की अच्छी ग्रोथ आपको आते हुए दिख सकती है, यहाँ पर रखने है आपको नजर। सारे स्टॉक्स भी एक्शन में हैं। अनिल सिंघवी साहब को भी पसंद है आईकैन इन्वेस्टमेंट, ओके, और बाकी भी स्पेस में एक्शन आ रहा है। बट आइए अब बात करते हैं बैन से बेनिफिट। 2 स्टॉक्स तो हमने देखा फ्राइडे के बाद निकल आए बैन से, अब क्या बदलाव हो सकते हैं जानते हैं। कुशल, 2 ही स्टॉक्स बचे हैं बैन में, बताएं यहाँ पर कोई एडिशन होगा या ये भी लिस्ट अब छोटी हो सकती है?
लिस्ट अब छोटी होने की कगार पर है दीप, और इसमें आइबुल हाउसिंग, अंबुजा सीमेंट्स, ये एक्सपेक्टेड है कि दोनों बाहर निकल सकते हैं। दोनों का मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट आप देखिए तो करीबन आइबुल हाउसिंग का 81% है और अंबुजा सीमेंट का 79% है। पर एक पॉसिबल एंट्रेंट है अभी भी मंथली एक्सपायरी के पहले, जो है वोडाफोन आइडिया। करीबन 99% का मार्केट वाइड पोजीशन इनका है अभी। वोडाफोन आइडिया, ये सरप्राइज, ये कहाँ से आ गया? आ रहा, बैन में आ रहा है। बैन में आ रहा है। क्यों? पोजीशन लिमिट सर बढ़ गई। अच्छा, कितना भाव कितना चलता है आजकल, जरा एक बार 7 रुपए। 7 से नीचे आई थिंक। 7 ही है। 10 पैसे। ओके, वोडाफोन आइडिया। कोई अपने आप को वॉलंटियर करना चाहता है इस पर राय देने के लिए? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी का बहुत मन है कि नहीं, क्योंकि वॉलंटियरिंग में जनरली ऐसा होता है कि अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, हिंदी में जिसे कहते हैं स्वेच्छा से कोई राय देना चाहे, नहीं तो मतलब जबरदस्ती वाला मामला नहीं है। वोडाफोन आइडिया, एनीवन? नो, देखो सब ऐसे नीचे देख रहे जैसे बहुत ही मतलब क्लास के सारे एकदम सिंसियर बच्चे हैं, हर वक्त पढ़ाई करते हुए दिखते हैं। वैसा मतलब कोई सामने देख नहीं रहा टीवी अपने कैमरे की तरफ। समझ गए हम, किसी को नहीं बोलना है। चलिए, वोडाफोन आइडिया नो टेकर, सॉरी, लेट्स गो अहेड। अच्छा, भारतीय एयरटेल भी कौन मना कर सकेगा? हम उसमें ले लेंगे, हमारे पास भी ऑप्शन कम थोड़ी है। सुमित जी बताए भारतीय एयरटेल पर अपनी राय। अरे जी देखिए, ऊपरी लेवल से भारतीय एयरटेल के अंदर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, और स्टॉक के अंदर जो सुबह भी डिस्कशन हुआ था कि 790-800 के आसपास इसके अंदर रेजिस्टेंस फेस होगा। अगर वो लेवल निकलते हैं तो फिर फ्रेश ब्रेकआउट आएगा, तो वहीं पे इसने स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया है और थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। तो शायद हो सकता है कि थोड़ा दबाव देखने को मिले अब, क्योंकि ऊपर में रेजिस्टेंस ले लिया है, नीचे में 760-765 तक आने की पॉसिबिलिटी है भारतीय एयरटेल में। तो ये है आपके लिए भारतीय एयरटेल, जिस पर आपको रखनी है नजर। आइए वागले साहब के पास चलते हैं, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। तो हमने मारुति में एक 40-50 रुपए ऊपर के आसपास हमने सेल दिया था। अभी एक स्विंग लो ये ब्रेक कर रहा है 8,715 के आसपास का, और मेरा मानना है यहाँ पर भी बेचा जा सकता है एज एसटीबीटी। मेरा 8550 का टारगेट है, शायद ये ऑन द डाउन साइड 8500 तक भी 1 से 2 दिनों में जा सकता है। एसटीबीटी का आपको 1 से 1.5% तक का टारगेट मिलना चाहिए। 8,600 8,580 तक के टारगेट्स आपको कल के दिन नहीं मिल सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस 8,750 का अभी करंट होना चाहिए। तो अभी थोड़ी देर पहले 8,740 पर वागले साहब ने आपको मारुति पर सेल कॉल दी थी, वहां से अब थोड़ा और 50 रुपए नीचे आ गया है काउंटर। तो अब रिवाइज लेवल वागले साहब आपको दे रहे हैं, एसटीबीटी करके आप यहाँ पर नजर रख सकते हैं। 8600 और 8550 ये टारगेट्स आपके लिए बनेंगे। 8750 का आप लगाएं स्टॉप लॉस। अभी 8700 के नीचे आया है मारुति। सुमित जी के पास चलते हैं और लेते हैं सुमित जी का कॉल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दिपांशु, सेल कॉल रडार पे है। अभी स्टॉक का भाव चल रहा है 760 रुपए। स्टॉक का नाम है यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड। यूपीएल के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। एक अच्छी खासी तेजी के बाद पिछले 7 से 8 दिनों के बाद स्टॉक के अंदर आज सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। कल का लो ये ब्रेक कर चुका है। यूपीएल के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से 15 से 20 रुपए का फॉल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। यूपीएल में यहाँ पे सीएमपी में बिकवाली करें। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 770-775 के पास है, तो 775 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के यूपीएल में यहाँ पे सीएमपी पे बिकवाली करें। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 745 का इसके अंदर पहला टारगेट बनेगा। 745 का लेवल अगर टूटता है तो ये रैली एक्सटेंड हो सकता है और 735 रुपए तक का मूव यूपीएल में आने वाले 2-4 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। बिकवाली करें 775 के स्टॉप लॉस से 745 और 735 के टारगेट्स के लिए। यूपीएल इस पर करनी है आपको बिकवाली, यहाँ पर नजर आ रही है गिरावट के साथ। तो सुमित जी की तरफ से आज सारी सेल कॉल्स आती हुई दिख रही हैं। ब्रेकडाउन में तो कई सारे काउंटर सुमित जी को दिखे, बट आज का सबसे बड़ा ब्रेकडाउन आया है सिप्ला के लिए। वायदा कारोबार का टॉप लूजर भी है। अविनाश जी से भी बात करते हैं, बट हुआ क्या है एग्जैक्टली जो इतनी बड़ी गिरावट आई है यूएसएफडीए के इंस्पेक्शन के बाद, क्या क्या कुछ निकल कर आया है सामने, जानते हैं नुपुर के साथ। नुपुर, इतना बड़ा कट, वो भी सिप्ला के लिए, रेयरली इतनी बड़ी फॉल हम स्टॉक में देखते हैं, क्या हो रहा है? बिल्कुल, यूएसएफडीए ने इंस्पेक्शन किया था पीताम्बर प्लांट में कंपनी के 6 से
6 से 17 जनवरी के बीच इंस्पेक्शन हुआ था और उसके बाद फॉर्म 483 जारी हुआ जिसमें 8 आपत्तियां हैं, ऑब्जर्वेशन है। हालांकि इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी तक जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसका कंपनी की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि किस तरह की ऑब्जर्वेशंस हैं, कितना क्रिटिकल है ये प्रोडक्शन को लेके, ये डिटेल्स अभी तक आई नहीं है। अभी कंपनी अपना रिस्पॉन्स इस पर देगी, उसके बाद ये पता चलेगा कि ये जो टिप्पणियाँ जो ऑब्जर्वेशंस आई है 483 में वो नो एक्शन वाली है, वॉलंटरी एक्शन वाली है, ऑफिशियल एक्शन वाली है, ये डिटेल्स आना फिलहाल बाकी है। लेकिन इस यूनिट की बात करेंगे तो गोवा और यूएस फैसिलिटी के बाद ये यूनिट सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देती है कंपनी के लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। अब ये जो गिरावट आज हमने स्टॉक में देखी उसका एक रीज़न ये भी है कि अब जो अजम्पशंस चल रहे कंपनी की इस यूनिट से, एक नया प्रोडक्ट है एडवेट जो एक कॉम्प्लेक्स लॉन्च है वो इस फैसिलिटी से आने वाला है और इसका जो एक्सपेक्टेशन है, जो इसकी टाइमलाइन है इस लॉन्च की, वो पहली तिमाही है FY24 की। तो अगर फिलहाल ऑब्जर्वेशन के जो क्राइटेरिया है वो पता नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से कुछ भी बड़ा निकल के आता है इन ऑब्जर्वेशन में, इसकी डिटेल में अगर कुछ क्रिटिकल आता है तो इस डिले पे कंसर्न आ सकते हैं। इस प्लान का कंट्रीब्यूशन भी देखेंगे तो FY23 में इसका 15% का कंट्रीब्यूशन है लगभग, और एबिटा लेवल पे भी देखें तो 5% का कंट्रीब्यूशन आता है फिलहाल। लेकिन सवाल यही है अभी फिलहाल कि इस ऑब्जर्वेशन की सारी डिटेल्स नहीं है, सवाल सिर्फ इसी पे उठता है कि ये जो लॉन्च डिले होता है या नहीं। अच्छा, तो इसकी वजह से अब लॉन्च यहाँ से पाइपलाइन इसी वजह से स्टॉक ज़्यादा गिरा है। तो पाइपलाइन स्ट्रॉन्ग है, लॉन्च डिले होंगे या नहीं ये क्वेश्चन मार्क है, उसमें अभी पता नहीं चला कि एग्जैक्टली कंपनी क्या करेगी। राइट, आइए एक बार राय जरा ली जाए अविनाश जी से। अविनाश जी, सिप्ला पर आपकी राय। इनफैक्ट अनिल जी, मुझे लग रहा है कि प्रोडक्ट पाइपलाइन में अगर थोड़ा सा भी डिले होता है तो हो सकता है कि जनवरी और मार्च का क्वार्टर भी थोड़ा सा कमजोर हो। एक्चुअली दिसंबर क्वार्टर में भी नंबर जो आए थे वो इतने एनकरेजिंग नहीं थे, तो मैं समझता हूं कि ये यूएस एफडीए का जो इंस्पेक्शन है वो तो एक रीजन है स्टॉक को गिरने के लिए, लेकिन जो प्रोडक्ट लॉन्च है वो अगर आने वाले क्वार्टर में अगर होता नहीं है तो डेफिनेटली मार्केट्स इसको नेगेटिवली देखेगा। तो नियर टर्म में तो कोई बड़ा ट्रिगर दिख नहीं रहा है। मेरे ख्याल से स्टॉक को थोड़ा सेटल होने दीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे खरीदने का है कि नहीं, बट एट द करंट लेवल इसको अवॉइड करें। जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। आपके पास है तो होल्ड करिए, वरना करंट लेवल्स पर अवॉइड करिए। ये है आपके लिए सिप्ला, आज का टॉप लूजर पूरे बाजार का। आइए 3:20 लेते हैं आनंद जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। डाउ फ्यूचर्स अनिल जी फिसल चुके हैं, 70 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स हैं और 30 पॉइंट नीचे नास्डैक फ्यूचर्स हैं। थ्रू द डे एकदम फ्लैट रहे थे, अभी थोड़ी गिरावट है। आई डोंट नो आज शाम के लिए इसके कुछ मायने हैं कि नहीं, क्योंकि अमेरिका तो ट्रेड नहीं करेगा। बट मोर इंपॉर्टेंटली यूरोप के बाजार, जब हमने शो की शुरुआत करी थी तो 0.5% तक ऊपर थे, अब 0.5% तक नीचे आपको यूरोप दिख रहा है, तो वहां पर भी सेलिंग आई है। तो थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स कमजोर हुए हैं और तो कुछ ज्यादा बदला नहीं है। सर बताएं क्या करके जाना है। भारतीय बाजारों में हल्की सी आखिरी 1 घंटे में स्टेबिलिटी आई है। मैं रिकवरी तो नहीं कहूँगा, रिकवरी शब्द गलत हो जाएगा, क्योंकि आप 17,850 के आसपास जिसकी हम बात कर रहे थे कि यहीं बंद होना चाहिए, आप देख लीजिए दीप, लगभग पूरा 1 घंटा आपने उसी लेवल के आसपास बिताया। 17,850 के आसपास ही बंद होना है इसको, न 17,800 की तरफ बंद होना है, न 17,900 की तरफ। तो 17,850 पे जो बंद हो रहा है एकदम उसी लेवल पर हो रहा है जो आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है। तो बैंक निफ्टी में सिंपल सी चीज़, अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है 17,700 का पुट खरीद लिए, शॉर्ट पोजीशन है और अगर हेज करना चाहें, ना भी करे चलेगा, करना चाहें तो 18,000 का कॉल ले लीजिए। ये सिंपल सी 150 पॉइंट ऊपर 150 पॉइंट नीचे से ज़्यादा का मूव आए तो उसी के लिए आपको हेज करना है, अदरवाइज ज़रूरत है नहीं। बैंक निफ्टी 41,000 के नीचे लंबे समय बाद बंद हो रहा है, ये थोड़ा सा आपको तनाव देने वाली क्लोजिंग दे रहा है। ये अच्छी क्लोजिंग नहीं है जो 41,000 के नीचे की आपको मिल रही है। तो अगर डिसिप्लिन के तौर पर आप कहेंगे तो डेफिनेटली 41,000 के नीचे बंद होने पर बैंक निफ्टी में आपको तेजी की पोजीशन में से निकल जाना चाहिए। और अगर आपको रीजनेबल लॉस हो, बहुत ज़्यादा ना हो, हल्का फुल्का नुकसान हो, तो डेफिनेटली आपको एग्जिट करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी 41,300, 41,500 या इसके ऊपर की लॉन्ग पोजीशन है और अगर आप एक चांस लेना चाहते हैं तो फिर वो चांस एक ही कंडीशन पे आपके पास पुट ऑप्शन जरूर होना चाहिए। वो 40,500 या 40,600 का जो भी आप पुट लेकर जाना चाहें, उसके बगैर आपको लॉन्ग पोजीशन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन के तौर पर ये आपको क्लोजिंग बेसिस पे भी स्टॉप लॉस दे रहा है और इंट्राडे वाला भी आपको जो 40,850 का था वो भी दे दिया। दोनों स्टॉप लॉस अगर एक साथ एक दिन ट्रिगर हो रहे हो तो फिर लॉन्ग रहने में रिस्क ज़्यादा है, तो आप अपना स्टॉप लॉस जरूर रखें। शॉर्ट है तो चिंता की कोई खास बात है नहीं, फिर भी अगर शॉर्ट पोजीशन में आपको स्टॉप लॉस रखना है
या आपको हेज करना है तो 41,200 या 41,300 का कॉल ऑप्शन खरीद कर अपने आप को हेज कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए पोजीशंस। अगर आप ले रहे हैं हेज करिए, वरना अगर आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो रहे हैं इंट्राडे क्लोजिंग दोनों, तो फिर थोड़ा सेंस बनता है वो पोजीशन काटने में भी। तो अपने रिस्क के हिसाब से आप अपनी पोजीशन संभाल कर चल सकते हैं। आइए फिर फाइनल कुछ स्टॉक्स पर व्यू ले लिया जाए। आज की क्लोजिंग से पहले अदानी ग्रुप और सिप्ला से ही आपको सबसे ज़्यादा प्रेशर बनते हुए दिखा है, बट थोड़ा प्रेशर बाकी काउंटर्स ने भी आया। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आज 1.1% कमज़ोर था, तो उसका भी इम्पैक्ट आपको दिखाए। HDFC इसमें आपको 1.5% की गिरावट दिखी है। ऑफ कोर्स दिग्गज है बाजार का, तो प्रेशर ये भी डालता ही है। सुमित जी, HDFC डेज लो पर बंद हो रहा है सर? थोड़ा दबाव और देखने को मिलेगा दीपांशु। HDFC के अंदर भी सेलिंग प्रेशर है। लास्ट 3 दिनों से स्टॉक ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। 2625-2600 रुपए तक के लेवल HDFC में इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। तो बाइंग के लिए थोड़े नीचे का वेट करें, 1-2 दिनों में और नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए HDFC और नीचे के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। टाइटन, बंसल जी रिसेंटली थोड़ा एक्शन में आया था, आज ये फिसला है। टाइटन ये वापस एंट्री का मौका है या थोड़ी और वीकनेस आने दी? 2500 के नीचे जो क्लोज हो रहा है सर? दिपांशु, नीचे से एक अच्छी रैली देखने को मिली थी और जिस तरीके से स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, जिन्होंने नीचे लिया है दिपांशु, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अभी नई खरीदारी के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे, तो वेटर वॉच है, जिन्होंने नीचे पे लिया है उनको एक बार निकलने की राय होगी। ओके, अगर आपने नीचे लिया तो एक बार निकल जाइए, ये है आपके लिए राय। बाय द वे बाकी फार्मा स्टॉक्स गिरे हैं, बट सन फार्मा और इप्का लैब्स दोनों पर रखिए नजर। अभी अभी यहाँ पर थोड़ी खरीदारी के संकेत आ रहे हैं निचले स्तरों से, थोड़ा एक्टिव ये काउंटर आपको होते हुए दिख रहे हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जरा इस पर भी एक बार नजर डालेंगे। ये थोड़ा मूवमेंट अभी अभी इस काउंटर पर आया है, थोड़ा मूवमेंट दिखाने की कोशिश करें इस पर। अगर आई थिंक कुछ कमेंट्री भी रिसेंटली ब्रोकरेज की तरफ से इस पर आई है। एक बार हिमांशु जी चार्ट देखेंगे सर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के? बिल्कुल। दीप, एक बड़ी गिरावट के बाद थोड़ा सा एक पुल बैक का अटेम्प्ट मैं कहूंगा कि स्टॉक में देखने को मिल रहा है। चार्ट फॉर्मेशन कुछ बहुत स्ट्रांग नहीं है, हो सकता है एक्सपायरी के चलते यहाँ पर थोड़ी सी पोजीशंस की एडजस्टमेंट है। 2080-2100 मुझे लगता है एक इमीडिएट हर्डल है और रेजिस्टेंस है। उसके पार फिलहाल मैं इस लेग ऑफ अपसाइड में स्टॉक को नहीं देखता, तो 2100 के आसपास अगर आपके पास तेजी की पोजीशन है तो वहां पर निकल कर चलने की सलाह है। 2100 के आसपास अगर है पोजीशन तो उस पर आप निकल सकते हैं, बट नॉनदलेस एक बढ़िया मूव ये काउंटर आपको आज दिखा कर गया है। देखते हैं अगर आगे ये होल्ड करता है या नहीं। कल्याण ज्वेलर्स, बाय द वे टाइटन की अभी हम बात कर रहे थे, बट कल्याण ज्वेलर्स पर रखिए नजर। आई थिंक फुटसी की रीबैलेंसिंग में भी इसका नाम है। आज सुबह सेठी साहब बात भी कर रहे थे, 7.5% ऊपर ये काउंटर आपको बंद होते हुए दिख रहा है। तो जबरदस्त मूव सुबह से अब तक इस काउंटर में आ चुकी है। स्टॉक भी अच्छा रहा है, देखते हैं ये मोमेंटम अपना कैरी फॉरवर्ड करेगा या नहीं। चलिए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। और काफ़ी इवेंटफुल डे रहा है। अगर आप थोड़ी शॉर्ट पोजीशंस कैरी कर रहे थे, पुट कैरी कर रहे थे, एंड ऑफ ट्रेड हल्की फुल्की रिकवरी अब आपकी स्क्रीन पर आ रही है। 17,850 वापस निफ्टी इस लेवल पर आ रहा है। 40,750, अब 41,000 तो नहीं मिल रहा, बट 40,750 यहाँ पर आने की कोशिश एंड ऑफ ट्रेड में आपको बैंक निफ्टी करते हुए दिख रहा है, बट कमजोरी आज काफ़ी भारी आपको दिखी है। टॉप लूजर अदानी एंटरप्राइजेस 6.5% का कट। सिप्ला जो यूएसएफडी की तरफ से 8 ऑब्जर्वेशन है, जो अभी चर्चा हो रही थी कि आगे की प्रोडक्ट पाइपलाइन पर एक सवाल उठता है, उसका कट आपको ज्यादा डीप है, 6% नीचे दिख रहा है। ब्रिटानिया 2% नीचे। बीपीसीएल, यूपीएल, मारुति सुजुकी, HDFC, कोटक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, SBI, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इन सभी दिग्गजों में और स्पेशली ये जो फाइनेंशियल दिग्गज हैं, यहाँ पर आपको ज्यादा कट्स दिखे हैं, जिसकी वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर ही प्रेशर बढ़ा है। वीकनेस आई है डॉक्टर रेड्डीज में। JSW स्टील भी आपके लिए कमजोर हो रहा था। टाटा कंज्यूमर, यहाँ पर भी आपने गिरावट देखी है। स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं, बट डिवीज लैब टॉप गेनर 2.5% ऊपर। अल्ट्राटेक और बाकी सीमेंट स्टॉक्स में थोड़ी खरीदारी। आईटी के लिए एक और अच्छा दिन। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, HCL टेक, विप्रो, यहाँ पर आपने खरीदारी देखी। TCS इसने आज पार्टिसिपेट नहीं किया है। M&M, सन फार्मा, ITC, टाटा स्टील, बजाज ऑटो, आइशर मोटर्स, यहाँ पर खरीदारी। अदानी पोर्ट्स एकदम फ्लैट बंद होते हुए दिख रहा है, बट हाँ बाकी अदानी ग्रुप्स की तरह इस पर उतना डीप कट नहीं था आज। बट सीमेंट में जो आपने मूव देखी उसमें श्री सीमेंट भी जोड़ दीजिए, JK सीमेंट भी देख लीजिए, दोनों में अच्छा एक्शन बना है। इंडिया सीमेंट्स भी सुबह बजिंग था। परसिस्टेंट सिस्टम्स, कोफोज, L&T टेक, LTI माइंट्री, ये सारे काउंटर्स आज एक्टिव रहे। तो मिड कैप IT के लिए एक और अच्छा दिन था। साथ ही ABB इंडिया, यहाँ पर आपने खरीदारी देखी है। PI इंडस्ट्रीज, इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना, बलरामपुर, यहाँ पर अभी चार्ट, यहाँ पर अभी आपके लिए ट्रेडिंग कॉल भी आया था।
टोरेंट पावर, पावर ग्रिड, लॉरस लैब्स, ICICI प्रू और JSPL यहाँ पर भी पॉजिटिव मोमेंटम बना है। बट वीकनेस डेल्टा कॉप 3.5% का कट इस पर था। पिरामल एंटरप्राइज आज 3% नीचे बंद हुआ है। बायोकॉन में वीकनेस थी। NMDC ये नीचे था। NMDC स्टील जो आज डीमर्ज होने के बाद लिस्ट हुआ है, ये 5% के अपर सर्किट कर था। 10 दिन तक ट्रेड टू ट्रेड में रहेगा। देखते हैं कैसी मूव इस पर आपको आती हुई दिखेगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इस पर भी कट था। रेन इंडस्ट्रीज, REC, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, L&T फाइनेंस, कैनरा बैंक और BPCL। एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग बढ़ा है आज जोमेटो 6% जोमेटो ऊपर बना है आज। बड़े जो बात फिर से एक्शन इस स्टॉक में लौटता हुआ दिखा, तो जोमेटो भी एक मजबूती के साथ बंद होने वाला स्टॉक है। कैश के कुछ ही स्टॉक ऐसे हैं जो बढ़िया तेजी के साथ बंद होते हैं। BCL एक और स्टॉक है जो 7% ऊपर BCL भी बंद होता दिखा है। नायका में भी आज सुबह जय खरीदारी की राय दे रहे थे, यहाँ पर भी 6-7% मैंने ऊपर देखा था। कितना 3.5 हाँ 3.5 ऊपर से थोड़ा गिर गया, बट 3.5 काफी मजबूती के साथ बंद हुआ। EKI एनर्जी जो लगातार निश्चय सर्किट्स लगा रहा था, आज 10% ऊपर बंद होता दिख रहा है। गोकुलदास एक्सपोर्ट 9% मजबूत है। सोनाटा सॉफ्टवेयर 7% मजबूत बंद होता दिख रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक मिड कैप एक्शन तो भरपूर है और किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज में 9% की तेजी बनती हुई दिखी है। JBM ऑटो आज सुबह रिकमेंडेशन लिस्ट में आया था, यहाँ पर अच्छी तेजी बनती हुई दिखी। तो कैश के स्टॉक्स काफ़ी ऐसे हैं जो बड़े एक्शन में रहे। फाइनली थैंक गॉड बाजार बंद हो चुके हैं। 17,847 97 अंकों के नुकसान के साथ हम बंद निफ्टी पर। 425 अंक नीचे बंद हुए हम बैंक निफ्टी पर 40,706। 288 अंकों का नुकसान रहा सेंसेक्स में 60,713 का। आधा % नीचे बंद हुए हम सेंसेक्स और निफ्टी में, और इससे ठीक डबल दुगुना 1% नीचे बंद हुए हम बैंक निफ्टी। बढ़ते आगे, ट्विटर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कमाई का एक और रास्ता दिखा दिया है, पैसे लेकर ब्लू टिक देने का बिजनेस। ट्विटर के बाद अब मेटा भी पेड वेरीफाइड सर्विस लॉन्च करा है। अगर कोई फेसबुक और इंस्टाग्राम यूजर हैं तो पेड सब्सक्रिप्शन के तौर पर आप ब्लू टिक ले सकते हैं और इसके लिए हर महीने करीब $12 से $15 चुकाने होंगे। हाँ, बहुत एक्सपेंसिव है सर। इससे सस्ता तो वो मिल जाता है, कौन से नेटफ्लिक्स, अमेजोन के सब्सक्रिप्शन मिल जाते हैं ना। एग्जैक्टली। हाँ, तो आज शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फायदा में हम इसी पर करेंगे चर्चा, समझेंगे कि कमाई का ये जरिया कितना कारगर साबित होगा, इसका सोशल मीडिया यूजर्स पर कितना असर पड़ेगा, और कहीं ऐसा तो नहीं कि कमाई के चक्कर में ये प्लेटफॉर्म अपनी क्रेडिबिलिटी ही कम कर दे। क्योंकि आजकल मैं भी देख रहा हूँ इतने ज़्यादा ब्लू टिक वाले लोग आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग हो रहा है, देख लेट्स सी क्या होता है। आज की हमारी यही विशेष चर्चा होगी और इन पर करेंगे हम बात ब्लू टिक पैसा वसूली ट्रिक। ये है शाम 5:56 की हमारी विशेष पेशकश। हमारा इस पेशकश में अमित दुबे साहब होंगे हमारे साथ, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, दीपिका सिंह होंगी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, आशुतोष श्रीवास्तव साहब होंगे जो साइबर लॉ एक्सपर्ट है, लॉ के भी एक्सपर्ट, सोशल मीडिया के भी एक्सपर्ट और सिक्योरिटी के भी एक्सपर्ट। इन तीनों से करेंगे बात ब्लू टिक पैसा वसूली ट्रिक। आइए बढ़ते आगे और इसके बाद के शो पर करते हैं फोकस, जो है मनी ग्रो। म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि में अगर वेल्थ बनानी है तो एक्टिव या पैसिव स्ट्रेटेजी आएगी आपके काम। पिछले कुछ सालों में पैसिव फंड के AUM में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो क्या एक्टिव फंड के मुकाबले पैसिव फंड ज़्यादा मुनाफा बना रहे हैं? आज समझेंगे वेल्थ क्रिएशन के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी है सही, एक्टिव या पैसिव। शाम 6:26 पर वेल्थ क्रिएशन प्लान एक्टिव या पैसिव, इस पर हम करेंगे बात। व्हाइट ऑक कैपिटल के चीफ बिजनेस ऑफिसर प्रतीक पंत साहब होंगे और आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी CEO फिरोज अजीज साहब भी होंगे हमारे साथ। बढ़ते आगे, रात 8 बजे हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन। देश में ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांट की जो एक प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। 2013 के मुकाबले 2022 में ये नंबर कई गुना बढ़ गया। अब सरकार वन नेशन वन पॉलिसी के तहत ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया को आसान करने में जुटी है। इंडिया 360 डिग्री में होगा इसी का विश्लेषण, कैसे ऑर्गन डोनेशन के लिए वन नेशन वन पॉलिसी होगी फायदेमंद, और साथ ही जानेंगे क्यों है अंगदान जरूरी। हमारी कवर स्टोरी अंगदान में बढ़ता हिंदुस्तान, आज रात 8 बजे जरूर मिस मत करिएगा, देखिएगा जरूर। और इसके अलावा बाकी सारी स्टोरीज तो आपके लिए होंगी। फाइनल क्लोजिंग भी आपको बता दूं, 99 के चक्कर में पड़ता हुआ निफ्टी 99.6 पॉइंट नीचे 17,844, 430 अंक नीचे 40,701,
और 60,691 पर सेंसेक्स बंद होता 311 पॉइंट नीचे। आधा % का नुकसान सेंसेक्स निफ्टी में, 1% घटता हुआ बैंक निफ्टी। समापन समारोह विदा लेने का वक्त है। बिल्कुल। कुणाल जी, राकेश जी, सचिन जी और सुमित जी का बहुत सबसे ज्यादा मुस्कुराहट शो खत्म होने पर सुमित जी की आती है। हाँ। सुमित जी अभी भी वो स्कूल वाले जोन से बाहर निकले नहीं है। उनको घंटी बजने के पहले 5 मिनट पहले से वो सारे बुक्स रख के बैग में रख देना है और पानी पी लिया। भागते सबसे पहले एकदम। और अविनाश जी को देखिए कितने आराम से बैठे हैं, वागले साहब कितने एकदम तसल्ली से, ऐसा नहीं कि मतलब कोई हड़बड़ी है, ठीक है हो जाएगा, उड़ जाएंगे, क्या जल्दी है। और सुमित जी को देखिए, मतलब बोले अनिल जी चुप हो तो मैं भागूं। ठीक है सुमित जी, धन्यवाद देता हूँ जय ठक्कर साहब को भी और हिमांशु जी को भी। अब आप जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए।